ऐसी जमीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ बढ़ती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारवां दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान दिल दिल से मिलते हैं तो प्यार का चेहरा बनता है चेहरा बनता है फूल लड़ी में पिरोए तो फिर सेहरा बनता है चेहरा बनता है हो दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान घर अपना तो सबको जी जान से प्यारा लगता है प्यारा लगता है हमको भी अपने हर अरमानों से प्यारा लगता है तारा लगता है हो दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान ऐसी जमीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ बढ़ती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारवां दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। खूबसूरत, क्योंकि 14 अगस्त आने वाला है और आज़ादी का महीना है। पाकिस्तान के खूबसूरत देहातों से लेकर शहरों तक और दुनिया भर के कोने कोने से नाजरीन जो हमें देख रहे हैं उनको सबको अस्सलाम वालेकुम। और मैं हूं आपका होस्ट शाह मोहम्मद और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम मॉर्निंग स्पॉट, जहां गुफ्तगू बदलती है ज़िंदगी। नाजरीन कराम, ये प्लेटफॉर्म हर उस इंसान के लिए है जो सीखना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है और दूसरों की ज़िंदगी में आसानियां पैदा करना चाहता है। यहाँ जुबान, रंग व नस्ल, कौमियत, मज़हब या सकाफत ही नहीं बल्कि इंसानियत की बात की जाती है। इनकी सलाहियत और इनका किरदार अहम है। हम ऐसी गुफ्तगू करेंगे जो हौसला दे, सोच को एक वसत दे और हमें याद दिलाए कि इख्तलाफात के बावजूद एहतराम और कामयाबी के बावजूद आजिज़ी और एक बेहतरीन दुनिया की बुनियाद है। आइए एक नई सोच, एक नई उम्मीद और एक नए सफ़र का आगाज़ करते हैं। तो अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ कराते हैं। सबसे पहले मेरे लेफ़्ट पर मौजूद हैं जुनैद अहमद खान, जो कि चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मीडिया अलायंस, इसके अलावा मुतादद जो है वो NGO के साथ काम कर रहे हैं। इनका जो है शुमार मल्टी डाइवर्सिफाइड टैलेंटेड पर्सनालिटी रखते हैं। सकाफत पे इनसे हम बात करेंगे, इनसे हम खेलों पर बात करेंगे, इन पर हम जो है सहाफ़त पर बात करेंगे, पाकिस्तान की इकॉनमी पे बात करेंगे, क्योंकि इनसे जिस शोबे पे चाहे हम बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। शुक्रिया आपका बहुत बहुत, NTN चैनल का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। शाह साहब आपका शुक्रिया जिन्होंने इस काबिल समझा कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया। नहीं बिल्कुल, और हमें गाय बगाए आपको बुलाना चाहिए क्योंकि आपकी बातों से और आपके तजर्बे से इंशाल्लाह हम बहुत कुछ सीखेंगे। देन हमारी आज की जो दूसरी गेस्ट हैं ये हमारे यूथ टैलेंट की गेस्ट हैं, जिस पर हम कहते हैं आप बोलोगे और पूरा पाकिस्तान सुनेगा। मिस सबरीना मिर्ज़ा जो कि इंटीरियर डिज़ाइनर भी हैं और आर्टिस्ट भी हैं और एक यंग वीमेन जिसको हम कहते हैं एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो हमें बड़ी खुशी होती है जब यंग टैलेंट को हम देखते हैं कि वो एज आ एंटरप्रेन्योर काम कर रही हैं और इतनी मल्टी टैलेंटेड है, इंटीरियर डिज़ाइनर है। तो इस पर हम खुलकर आज इनसे भी बात करेंगे।
आपको खुशामदीद कहते हैं अपने Thank you शो so में। much for having me. Thank you. थैंक यू वेरी मच। एंड देन हमारे एक और मल्टी टैलेंटेड जो कि म्यूज़िक की दुनिया में एक बहुत मशहूर और मारूफ नाम रखते हैं, जनाब अशरफ इमरान साजन साहब, जो कि म्यूजिशियन भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, होस्ट भी है, एजुकेशनिस्ट भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। जनाब अशरफ इमरान साजन, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटीज़ होती हैं और जब हम उनसे गुफ्तगू करते हैं तो यकीनन हमें और आप सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर हम 1% भी इस पर अमल करेंगे तो यकीनन आपकी और मेरी ज़िंदगी में तब्दीली आने वाली है। शो को आखिर तक देखिएगा और जो हमें लाइव नहीं देख सकते वो हमें बाद में सोशल मीडिया पर भी जो है फॉलो कर सकते हैं। शाह ब्लॉगर मेरा यूट्यूब चैनल है, इस पे हमारे सारे एपिसोड आपको मिल जाएंगे और जब भी आप ये देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगी। और अगर आप हमारे इस शो में शामिल होना चाहते हैं, लाइव कॉल करना चाहते हैं और हमारे मेहमानों से बात करना चाहते हैं, कोई सवाल करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं अपने लिए, मुल्क के लिए, तो फ़ोन उठाइए, कॉल कीजिए। 021-343-1433 हमारा नंबर है और आप हमारे इस शो में शामिल हो सकते हैं। दुनिया भर से लोग हमें देख रहे होते हैं और अक्सर लोग कहते हैं कि आप हमें जब आप पाकिस्तान का नाम लेते हैं तो फिर पूरी दुनिया के लोग जब आपको देखते हैं तो उनको भी आप जो है शुमार कीजिएगा। तो मैं अपने तमाम नाज़रीन को जो हमें देख रहे हैं उनको मैं वेलकम करता हूँ और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। तो सबसे पहले चलते हैं जनाब जुनैद अहमद ख़ान की तरफ और उनसे पूछते हैं कि आजकल जो है इंसान के अपने लिए टाइम नहीं है और आप अपनी ज़िंदगी तो बदल रहे हैं लेकिन आप साथ साथ हमारे मुआशरे की, सोसाइटी की भी ज़िंदगी बदल रहे हैं और आप मुतादद NGOs के साथ अटैच्ड हैं। तो मैं चाहूँगा आप थोड़ी सी अपनी जर्नी बताइएगा हमारे नाज़रीन को। यकीनन हम सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और उस पर अमल करना चाहते हैं। जर्नी बहुत मुख्तसर है, बहुत छोटी सी है, मगर कवरेज ज़्यादा मिली है तो इस वजह से ज़्यादा पॉपुलर हो गया हूँ। तो जर्नी है कि जब हम कोरोना में बैठे हुए ना तो 6 महीने घर में बैठे रहे। ऑफिस वालों ने घर में बैठो जी, घर में बैठे बैठे मतलब सोफे पे गड्ढा पड़ गया और हम जो है ना अर्तुगरुल देखते रहे। तो अर्तुगरुल देख देख के फिर वो रात को टॉक शोज़ बेहतरीन किस्म के, फिर कोरोना। तो वो जो है टॉक शोज़ देखते थे तो हम एनालिसिस करने लगे कि यार ये झूठ बोल रहा है, ये सच बोल रहा है, ये झूठ बोल, ये चीटर है, ये गलत है, ये वो। तो फिर ज़मीर ने कहा कि गलत आदमी इसलिए आया है कि आपने गैप दिया है, आप नहीं हो तो गलत आदमी उस जगह पे, उस सीट पे आया है। तो फिर मैंने कहा कि हम क्यों ना कंट्रीब्यूट करें सोसाइटी में। हमने क्या दिया, इस मुल्क ने तो हमें सब कुछ दिया, हमने इस मुल्क को क्या दिया। तो वो एक ज़मीर की जो आवाज़ थी उस पर मैं जो कहते चल पड़ा और फिर मैंने जो है काम शुरू किया। स्पोर्ट्स से शुरू किया मैंने। तो मुझे स्पोर्ट्स में लाने वाले भी हमारे गुलाम मोहम्मद साहब हैं, कमिश्नर कराची के डायरेक्टर और जो स्पोर्ट्स हैं। तो वो मुझे स्पोर्ट्स में लेके आए, वहाँ से हमारा सफ़र शुरू हुआ। फिर मैं अभी इस वक्त तकरीबन ये समझिए कि वॉकिंग फ़ुटबॉल का चेयरमैन हूँ सिंध लेवल पे। क्या फ्रीज़बी जो है उसका जो है प्रेसिडेंट हूँ सिंध लेवल पे और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ हॉकी का जो है डायरेक्टर ऑपरेशन हूँ। तो इस लिहाज से कई जो है ना स्पोर्ट्स की जो तंजीमें हैं और सिंध जूनियर का जो है वो भी चेयरमैन हूँ, सिंध जूनियर स्पोर्ट्स एसोसिएशन। मैं देख रहा था आप 10 से 12 के करीब आप जो है वो तो देखिए पता क्या है क्या आपका जो अब मैं क्या बोलूँगी, जो मदर है आपकी जब वो फीडिंग करा रही हैं, बच्चे को खाना खिला रही हैं तो उसके कार्टून दिखा के, तो बच्चा तो लाइफ यही समझेगा यही मोबाइल यही सब कुछ है। हम चाहते हैं बच्चा ग्राउंड में आए, फिजिकल एक्टिविटीज़ में। वो फुटबॉल भी जो है ना वो टीवी पे खेल रहा है, इस पे मोबाइल पे खेल रहा है, ऐप में खेल रहा है, बिल्कुल ठीक है ना। तो उसकी फिजिक्स कहाँ गई। फिर दूसरी जब आप ग्राउंड में आते हैं आपको 4 बच्चे मिलते हैं, सोशलाइजेशन होती है आपकी और हेल्दी एक्टिविटी होती है ना बच्चों के लिए। अब बच्चा जो है ना सुबह से शाम तक वो लेटा हुआ है और बस वो खेल रहा है अंगूठों से, तो क्या उसकी लाइफ है। तो हम चाहते हैं कि ग्राउंड आबाद हों, ग्राउंड आबाद होंगे तो अस्पताल बंद होंगे। ऐसा ही बिल्कुल सही। तो हमने तो अभी जो वॉकिंग फुटबॉल है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि 40 से एबव लोग खेलते हैं और ये हम इंग्लैंड से एफिलिएशन लेके आए हैं। इसमें 40 से एबव लोग खेलते हैं और 60 तक, और ये ओलंपिक का खेल है।
तो इसमें अभी हमारे पास जो है 70s के लोग भी आके खेल रहे हैं, 80s के भी खेल रहे हैं। एक उनको एक्टिविटी, इसमें क्या है, वॉकिंग फुटबॉल में भागना नहीं है, वॉकिंग फुटबॉल में चलना है। तो इसलिए जो है ना हर कोई कहता है यार ये तो सिर्फ चलना है, चलो आ जाओ ग्राउंड पे। ग्राउंड पे तो आता है ना, कम से कम उसकी एक्टिविटी होती है, हेल्दी है। और फिर किसी भी एज का जो है ना वो, हाँ, इतने लोग हैं, मतलब मैं कहता हूँ कि जो खेल रहे हैं तो उनसे ज़्यादा लोग हमारे पास आ रहे हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इंशाल्लाह ताला हमारा जल्द एक टूर्नामेंट होने वाला है, तो आपको इनवाइट करेंगे, आप ज़रूर आइएगा। जी इंशाल्लाह। और हमारी वीमेंस की भी टीम कल अनाउंस हुई है, एक टीम हमारी वीमेंस की भी बन गई है। तो बहुत शुक्रिया, मज़ीद आपसे बातचीत करेंगे। एंड देन हम चलते हैं सबरीना मिर्ज़ा की तरफ। पूछूंगा कि ये इंटीरियर डिज़ाइनर बनने का आपको शौक़ बचपन से था या आप किसी से इंस्पायर हुई थी, क्या था, थोड़ा सा अपनी जर्नी बताइएगा। मेरा इंटीरियर डिज़ाइनर बनने का शौक़ स्कूल से ही था। मतलब कि मुझे ऐसा पता नहीं था कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग होती क्या है, लेकिन व्हेन आई वाज इन स्कूल तो मुझे फर्नीचर्स, स्पेस डिज़ाइन करने का एक थिंकिंग प्रोसेस मेरा डेवलप होता था कि अच्छा ऐसे नहीं तो ऐसे मैं डेकोरेट एक कमरे को कर सकती हूँ। फिर समहाउ रिसर्च वगैरह करने के बाद के पता चला इंटीरियर का भी एक कोर्स होता है। फिर ऑफ कोर्स वो मैंने स्टडी वगैरह किया, तो फिर इससे मुझे और आइडिया मेरे डेवलप हुए और मेरा और जो होराइजन था, मेरा विजन ब्रॉड हुआ उस पर कि हाँ इंटीरियर डिज़ाइनर से इट्स नॉट जस्ट अबाउट डेकोरेशन बट इट्स मोर देन डिज़ाइनिंग। मतलब आप लोगों को उनकी इंटीरियर से ना लोगों की पर्सनैलिटी बाहर आ जाती है कि वो उनकी क्या पर्सनैलिटी है, तो वो उस हिसाब से क्या नाम है अपना घर या इवन कैफेज वगैरह वो डिज़ाइन करवाते हैं। तो मुझे तब से ही मुझे इंटीरियर का शौक़ है और अब मैं शौक है, आप आर्टिस्ट भी हैं, थोड़ा सा मैं चाहूँगा वो भी हमारे नाज़रीन को बताइएगा। मैं लाइक बॉर्न आर्टिस्ट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें ये है कि हमेशा से पेंटिंग का मुझे शौक़ रहा है, फाइन आर्ट्स, कैलीग्राफीज और बस यही सारा मैं करती रहती हूँ। सो आई एम एक्चुअली फॉलोइंग माई पैशन। दैट्स ग्रेट। थैंक यू। तो जुनैद साहब माशाल्लाह, मैं आपको बताना भूल गया कि आपने मुताबिक ड्रामों में एक्टिंग भी कर रहे हैं, फिल्म भी की है आपने, अपकमिंग आने वाली उस पर भी हम बात करेंगे। देन हम चलते हैं अशरफ इमरान साजन। आपका एक बहुत बड़ा नाम है माशाल्लाह, आपका पैशन है और आपने अपनी जगह खुद अपनी मेहनत और लगन से बनाई है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे यूथ को ख़ास तौर पे अपनी जर्नी जो है वो शेयर करें आप। हाँ, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। जर्नी थोड़ी सी लंबी है लेकिन स्टार्ट जल्दी हो गई थी तो इसलिए बड़ी इनिंग्स हो गई। बिल्कुल ऐसा ही। म्यूज़िक में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 38 इयर्स हो गए और म्यूज़िक प्रोडक्शन, म्यूज़िक डायरेक्शन चल रही है पाकिस्तान टेलीविज़न से लेकर तमाम चैनल्स, उनकी आईडीज़ और बहुत सारे आर्टिस्टों के साथ काम किया, उनको डेब्यू किया। अमजद भाई को लॉन्च किया था 96 में, करम मांगता हूँ अमजद साबरी साहब को, वो भी मैंने ऑडियो वीडियो किया था, उसको रिलीज़ भी मेरी कंपनी जीनियस रिकॉर्ड्स और मीम जर्नी ने किया था। उसके साथ आपने एक मनाजात सुनी होगी, मेरे मौला करम हो करम, वो भी मैंने रिलीज़ की थी। उसके बाद उसको पूरी दुनिया ने कॉपी किया, हरनाथ खां वो दुआ। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर प्रोडक्शंस भी चलती रही और प्रोडक्शन हाउस, स्टूडियो, लेकिन साथ साथ तदरीसी जो अमल है वो भी चलता रहा। क्या बात है। और सीखने का अमल तो आज भी जारी है, आज भी हम सीख रहे हैं, कोशिश करते हैं जो सीखते हैं वो दूसरों को सिखाएं। तो पढ़ने पढ़ाने का जो सिलसिला है वो भी चल रहा है। कराची यूनिवर्सिटी में भी मैं कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ाता हूँ मास्टर्स को, उसके साथ साथ ग्रीनिच यूनिवर्सिटी में, इल्मा यूनिवर्सिटी, जिन्ना यूनिवर्सिटी में साउंड डिज़ाइनिंग, म्यूज़िक, आर्ट, एडवांस एंटरटेनमेंट डिज़ाइनिंग। और फिर वो मेरे स्टूडेंट्स जब माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में फैलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि इल्म जो वैसे भी फैलाने से बढ़ता है, कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। तो वो अमजद साबरी ने तो कई मुतादिद बार भी कहा है आपके लिए। जी 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 कि उनको सबसे पहले OST, उस वक्त ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि कोई कव्वाल भी OST गा सकता है या कमर्शियल गा सकता है, वो कहते थे सिंगर ही गाएगा। तो सबसे पहले मैंने अमजद साबरी को रेशमा के साथ चार ड्रामे का टाइटल सॉन्ग करवाया था। उसके बाद उनके काफ़ी सारे एल्बम्स और जो उनका अपना सोलो एल्बम था दिल का बहलना मुश्किल है वो भी मैंने किया था। तो वो सिलसिला आज भी चल रहा है, आज भी बाकी इंटरनेशनल टूर्स भी चल रहे हैं। हम पाकिस्तानी सकाफत को लेके जाते हैं, वहाँ पे कोशिश करते हैं कि अपने मुल्क का नाम रोशन हो, जिसने हमें पहचान दी, जिसने हमें मुकाम दिया। बेशक हम अल्लाह ताला से जो डिज़र्व करते हैं अल्लाह ताला उससे बहुत ज़्यादा हमें देता है, हम उस काबिल तो नहीं होते। बेशक वो हमें वो नहीं देता जो हम मांगते हैं, लेकिन वो ज़रूर देता है जो हमें चाहिए होता है, जिसकी ज़रूरत होती है। बेशक हमें वो जब नहीं देता जब हम मांगते हैं, लेकिन वो हमें जब ज़रूर देता है जब हमें वाकई उसकी ज़रूरत होती है। तो सीखने का अमल को हमेशा जारी रखना चाहिए। आज बड़ी खुशी हुई आपके इस शो में आके, आपसे तो बहुत पुराना एक ताल्लुक़ है। जी 2005 में एक टेलीफिल्म बनाई थी मैंने और उनका म्यूज़िक जो है वो इमरान साजन से हमने लिया था। जी जी बिल्कुल। उसके अलावा आप पहले माशाल्लाह बहुत एक्टिंग भी किया करते थे ड्रामों में,
काशिफ जाफरी और आगे पीटीवी उस सारे ड्रामों में उस वक्त तो मैं आपको पता है 40,000 से ज़्यादा ड्रामों के बैकग्राउंड म्यूजिक में अल्हम्दुलिल्लाह का क्या बात है। तो उसमें आप मुझे कहीं ना कहीं ज़रूर जी, नजर बिल्कुल, आते हैं। ऐसा और ही। आज तो माशाल्लाह 2 मेरे अच्छे दोस्त भी कह लें, स्टूडेंट्स भी कह लें, मौजूद हैं। काशिफ के साथ भी बड़ा गहरा ताल्लुक है, जी, बिल्कुल। 25-26 साल हो गए। काशिफ को भी पहला टाइटल सॉन्ग हमने काशिफ के साथ किया था, हाय जी, हम साई बिल्कुल। गवाया था। जी बिल्कुल सर, मैं बताता चलूं कि स्टार्ट मैंने इमरान भाई से लिया था जी। और इन्होंने मुझसे काफ़ी ड्रामों के टाइटल सॉन्ग ओएसटी जिंगल, वगैरह और जिंगल्स वगैरह और जो कोरस में आवाज़ें आती है ना जी, बिल्कुल। वो उन्होंने गवाई। समझ लें स्टार्ट इन्होंने मुझसे करवाया, जो मैं क्या सिंगिंग बात की तरफ है। स्टार्ट नहीं माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है। जब ये आए थे मैंने इनका स्टाइल सुना, मैंने कहा यार ये तो कहाँ छिपे हुए थे। फौरन नेक्स्ट वीक में इनको मैंने एक बड़े चैनल जियो का टाइटल सॉन्ग था हाय हम साई, अमीर इमाम साहब ने उसको डायरेक्ट किया था, मोइन अख्तर साहब थे उसमें और काफ़ी इंटरनेशनली वो शूट हुआ था पाकिस्तान से बाहर। तो उसका टाइटल सॉन्ग फर्स्ट टाइम इनको गवाया था हाय हम साई। तो लोग यकीन नहीं कर रहे थे कि ये कोई पाकिस्तानी सिंगर है। वो कहते थे यार ये कितना अच्छा कौन गा रहा है। फिर और बेपना ड्रामे है इनको और अदनान सफ़ीर को लेके गवाया। फिल्म्स वगैरह में भी आपने गाया। हाँ टेलीफिल्म के टाइटल सॉन्ग वगैरह, तो बड़ा अच्छा रहा। फिर माशाल्लाह सबरीना मेरी स्टूडेंट हैं, ग्रीनिच में पढ़ती रही हैं, तो ये भी बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। इनको म्यूज़िक से भी बड़ा लगाव था और बड़े अच्छे इन्होंने अपने मार्क्स और असाइनमेंट्स किए। जहाँ ये आपने आर्टिस्ट कहा ना, तो मैं समझा शायद ये गाने की तरफ भी आ गई हैं क्योंकि वो आर्टिस्ट अब भी लेकिन अच्छा लगा जी, ये आर्टिस्ट हैं माशाल्लाह। यहाँ पे इनको देख के मुझे बहुत खुशी हुई। और हमें आपको देख के आज बिल्कुल, आपको देख के खुशी काफी हुई टाइम है। बाद इनसे मुलाकात हुई। जी जी ऐसा ऐसे ही तो देखते बिल्कुल। रहते हैं इनको फेसबुक पे वगैरह। जी। और माशाल्लाह इन्होंने हजारों स्टूडेंट्स दिए हैं जो आज जी, माशाल्लाह बिल्कुल, अपना बिल्कुल। नाम इसमें कोई रोशन शक किए हुए नहीं। हैं और उसके बैक पे जो है इनकी सपोर्ट रही है। अच्छा देखिए, वो आपने एक बात बड़ी अच्छी कही थी इन्होंने कि इल्म सीखना और आगे सिखाना उससे कम नहीं होता, बल्कि इल्म बढ़ता है। और ये इंसान की एक बड़ी अच्छी खूबी होती है कि खुद तो सीख रहा है लेकिन साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी में भी तब्दीली ला रहा है। तो इस मॉर्निंग स्पोर्ट का बुनियादी मकसद भी यही है कि जो कुछ हमारे पास है या जो हमारे मेहमान आते हैं, स्किल्ड लोग आते हैं, उनके तजर्बात से और उनके एक्सपीरियंस से हम लोगों को भी बताएं कि जी आप भी आगे बढ़ सकते हैं। और फिर हमारे नाज़रीन को यकीनन बहुत हौसला मिलता है, सीखने को मिलता है, उनकी एंजाइटी कम होती है, उनका स्ट्रेस कम होता है। वैसे इतना स्ट्रेस है, इतनी प्रॉब्लम है, इतनी टेंशन है, तो इसमें कोई एक आपको रोशनी की किरण ऐसी चाहिए होती है जिससे आपको मोटिवेशन, कोई आइडिया आए, कोई आपको सोच आए कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता, यही ना आए, बल्कि यह है कि यार अगर मुझे कुछ भी नहीं आता तब भी मैं ये सब कर सकता हूँ। इनका जर्नी जैसे शुरू हुआ था तो कुछ भी नहीं था, एक शख्स चलता है, फिर मुसाफिर आते जाते हैं और उसका काफिला बन जाता है एक शख्स से। तो इसी तरह जो सोचें होती हैं, देखें परेशानी हज़रत अली का कौल है कि परेशानी हालात से नहीं आती, परेशानी ख्यालात से आती है। ऐसा ही बिल्कुल। तो जितना अगर आप सिर्फ घर में बैठ के सोचते रहेंगे और अपने आप को मलामत करते रहेंगे कि यार मुझे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं कर सकता, तो वो फिर उतना ही आप डिप्रेशन में जाएंगे, एंजाइटी में जाएंगे, जो 2 बहुत ख़तरनाक दुश्मन है हमारे सोच के लिए और माशरे के लिए भी। तो जो प्रोग्रेसिव एक अमल है, एक आगे बढ़ने का तरीका है जो आपके शो से माशाल्लाह होता है, तो जो लोग जब देखेंगे कि यार इस शख्स ने कैसे शुरू किया था और आज अल्लाह ताला ने इसको किस मुकाम पर पहुंचाया, तो उनके अंदर भी फिर एक जज्बा, एक सोच, एक लगन, एक जुस्तजू, एक जद्दोजहद पैदा होगी कि वो आगे बढ़ें। और भले आज कुछ नहीं आता, आज अब तक कुछ नहीं आता ना, ठीक है, सोचना तो आता है ना, देखना तो आता है ना, देख के सीखना तो आता है ना। तो आज से अगर हम एक काम सीखना शुरू कर दें और कंटिन्यू उस काम में लग जाएं, ज़्यादा सालों की बात नहीं कर रहा, एक काम आज आप सीखना शुरू करें, 3 से 4 महीने के बाद आप उस काम के एक्सपर्टी की तरफ चले जाएंगे और फिर आप अपना काम जी शुरू बिल्कुल, आपने सही कहा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो काम मैं कर सकता हूँ आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं वो आप भी कर सकते हैं। काशिफ भाई, ये इस बात पे आपसे एक मिली नगमा होना चाहिए। जी बिल्कुल। यहीं रहते सही था जी, यहाँ के सुना दें। Now it's up to you. आलमगीर साहब का है। माँ की दुआ पूरी हुई और हमें इतनी प्यारी दुनिया में घर मिल गया। अल्लाह
अल्लाह का एहसान है, हमारा पाकिस्तान है। हम आन, हम शान, हम इसकी जान है, हम पाकिस्तान है। माओ की दुआ पूरी हुई और हमें हर एक लम्हा इसकी खातिर काम करना है। दुनिया में अब रोशन इसका नाम करना है। हर एक लम्हा इसकी खातिर काम करना है। दुनिया में अब रोशन इसका नाम करना है। हम आन, हम शान, हम इसकी जान है, हम पाकिस्तान है। माओ की दुआ पूरी हुई और हमें घर मिल गया, दुआ पूरी हुई और हमें इतनी प्यारी दुनिया में घर मिल गया। वक्त पड़े तो इसकी खातिर हर दुख सह लेंगे। जान लबों पर आ जाए तो फिर भी कह देंगे। वक्त पड़े तो इसकी खातिर हर दुख सह लेंगे। जान लबों पर आ जाए तो फिर भी कह देंगे। हम आन, हम शान, हम इसकी जान है, हम पाकिस्तान है। ख्वाब है इकबाल का और कायद की उमंग। जीवन संग लगाए रखना इसकी हर लगन। ख्वाब है इकबाल का और कायद की उमंग। जीवन संग लगाए रखना इसकी है उमंग। हम आन, हम शान, हम इसकी जान है, हम पाकिस्तान है। माओ दुआ पूरी हुई और हमें इतनी प्यारी दुनिया में घर मिल गया। अल्लाह का एहसान है, हमारा पाकिस्तान है। हम आन, हम शान, हम इसकी जान है, हम पाकिस्तान है, हम इसकी शान है, हम पाकिस्तान है। थैंक यू। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छी थैंक यू। इमरान, आप भी बहुत सारे आपने गाने लिखे भी, म्यूजिशियन भी आपने दी, तो मैं चाह रहा हूँ कुछ आप भी कुछ ऐसे मशहूर गाने जो ख़ास तौर पे मिली नगमे या जो भी आप नहीं, मैं आपको कुछ शायरी सुनाता हूँ। जी जी, डायरेक्टली, क्योंकि मैं रेडियो से भी वाबस्तगी रही है, रेडियो क्या से बात बहुत है। अर्से करता रहा हूँ। और अभी बहुत सारे कमर्शियल जो चलते हैं उनकी वॉइस ओवर्स वगैरह भी चलती हैं। तो एक हम जिस तरह आप बोलते हैं ना कि बहुत सारे लोग सीखते हैं, तो उनके लिए कि अगर कुछ लोग सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वो बोल तो सकते हैं। तो अगर वो वॉइस ओवर की तरफ आए तो वो एक बहुत बड़ी फील्ड है। जी बिल्कुल। और बहुत सारे लोग सोचते नहीं यार वो चंद खास लोग करते हैं, बेशक खास लोग करते हैं, लेकिन अगर आप सीख लेंगे, आप मेहनत करेंगे तो आप भी खास हो जाएंगे। तो और अगर आपका शौक होगा, और आपका शौक और पेशा, अगर आपका पैशन और आपका प्रोफेशन एक ही होता है, तो आप वैसे ही खास बंदे होते हैं अल्लाह ताला। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वॉइस ओवर पे हम थोड़ी सी बात करते हैं कि हम अगर मैंने कहा बोल तो सकते हैं, तो हम कोशिश करें कि सुने किस तरह। कमर्शियल आते हैं, उसमें आवाज़ आती है एक पीछे, वो किस तरह बोलती है। टर्किश ड्रामे हम देख रहे होते हैं, उसमें बहुत सारी डबिंग होती है, वॉइस ओवर, वो ADR ऑडियो डायलॉग रिप्लेसमेंट उसमें हुई होती है। फिल्मों की डबिंग होती है, कमर्शियल्स की डबिंग होती है। तो इस तरफ कोशिश करें आज हम सीख के देखें, फिर बोलें, देखें, उसको रिकॉर्ड करें। आजकल तो वो दौर ही नहीं है कि जी एक चीज़ ऑन एयर होकर चली गई, अब वो दोबारा आएगी नहीं। आप सोशल मीडिया पे जाएं, एक बार नहीं 1000 बार देखें। तो बोलें तो वॉइस ओवर की एक फील्ड ऐसी है कि उस पर अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें तो 2-3 महीने में आप अपनी वॉइस को ट्रेन करके फिर आप खुद भी शुरू कर सकते हैं। देखिए पहले के दौर में क्या होता था, आप मोहताज होते थे
कि आप जाएंगे टेलीविज़न पे, बाहर खड़े होंगे, कोई अंदर जाने देगा तब आपको मौका मिलेगा या कोई चांस देगा। जब से लाइव हुआ है सोशल मीडिया, फेसबुक लाइव, इंस्टाग्राम लाइव, यूट्यूब लाइव, सारी चीज़ें लाइव हुई हैं, तो अब आपके हाथ में आपकी अपनी कामयाबी है। बिल्कुल ऐसा। एक क्लिक, एक मोबाइल आपने उठाया, आप लाइव चले गए। और आज के दौर में आपको वायरल होने के लिए, आपको हिट होने के लिए किसी बहुत बड़े कैमरे की क्वालिटी की, फ्रेम की, 4K 2K, कलर ग्रेडिंग, सेट, ये सब चीज़ें अपनी जगह, इनकी ऐसा ज़रूरत नहीं है। आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, आप बोल अच्छा रहे हैं, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आप लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, उनकी इस मतलब घबराहट और परेशानी और कोई मैसेज दे रहे हो अच्छा। इस दौर के अंदर उनके चेहरे पे कोई ऐसी बात कर दी कि मुस्कुराहट आ गई, उनके लिए आपने मुस्कान का बाइस बन गए, तो आपके लिए वैसे भी एक सवाब मिल गया कि आपको उनकी आपने ऐसी, और फिर वो आपके फैंस के अंदर शामिल हो गया जो आज आपकी बात सुन के मुस्कुरा रहा है। तो अब वॉइस ओवर क्या होती है, देखें अब जैसे ये मैं बोल रहा हूँ अभी, ये मैं नेचुरल बोल रहा हूँ और जल्दी बोल रहा हूँ, तो अब लोग बोलते हैं यार आवाज़ बना के हम क्यों बात करें, हमारी नेचुरल हुई है। तो वो इसी तरह आवाज़ बना के हम बात करते हैं। जब हम किसी जगह जाते हैं तो हम तैयार होकर जाते हैं, बाल भी बनाते हैं, परफ्यूम भी लगाते हैं, और फिर कभी ब्लेजर, कभी कोट, कभी वास्केट, मुख्तलिफ चीज़ें पहनते हैं ना, तैयार होते हैं। किसी भी इवेंट में जाते हैं तो उसके हिसाब से तैयार होते हैं। तो जब आप अपनी वॉइस को कहीं यूज़ कर रहे हैं तो फिर उसके हिसाब से आप सोर्स ऑफ अर्निंग भी हो सकती है। हाँ, तो अब आप रेडियो पे बैठे हैं, अब मैं रेडियो पे बैठा अगर शो कर रहा हूँ, तो फिर मैं रात का अगर शो कर रहा हूँ तो मेरा टोन जो है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, वो फिर इस तरह हो जाएगा। रात के इन लम्हात में आप सुन रहे हैं और अपनी यादों को याद कर रहे हैं, तो आइए चलिए जोड़ते हैं आपकी यादों को इन अल्फाजों से कि आवाज़ मुझको मेरे जुनून अमल ने दी, आवाज़ मुझको मेरे जुनून अमल ने दी, और शायरी मिजाज के रद्दो बदल ने दी। अपना हरम तो तूने बनाया है शानदार, और मेरी झोंपड़ी यूं ही सहरा में जलने दी। तो ये एक रात का टेम्परामेंट। अब ये आवाज़ जो है अल्लाह ताला ने हमारे वोकल कॉर्ड्स के अंदर 3 तरह के ऑक्टिव दिए हैं। ये जो हम जनरली बात करते हैं ये हमारा मिड ऑक्टिव होता है, दरमियाना वाला मिड ऑक्टिव। अभी जो मैं इससे पहले बात कर रहा था वो हमारा लो ऑक्टिव होता है, ये लो ऑक्टिव है। अब अगर मैं ड्राइव टाइम का शो कर रहा हूं तो फिर मैं बहुत फास्ट बोलूंगा, और आप सुन रहे हैं ड्राइव टाइम के अंदर इस वक्त आप जा रहे हैं अपने घर की तरफ और बहुत सारी यादें लेके जा रहे हैं और बहुत सारे काम, बहुत सारी उम्मीदें आपके साथ हैं, तो आप एहतियात से जाइएगा, सेफ ड्राइविंग कीजिएगा। अब ये मेरा हाई ऑक्टिव हो गया। तो ये अल्लाह ताला ने हर शख्स को, हर शख्स के गले में दिए हैं, वो इनको यूटिलाइज कर सकता है। अब आप जनरली फिल्म देख लें, हमारी जो पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है या वॉइस ओवर है, इसमें हम तीनों टोन्स यूज कर रहे होते हैं। बिल्कुल, तलत भाई थे, ज़ियामुद्दीन साहब थे लो ऑक्टिव, आबिद अली साहब लो ऑक्टिव, बहुत सारे आर्टिस्ट मिड ऑक्टिव हैं, बहुत सारे हाई ऑक्टिव हैं। अगर हम एशिया की तरफ जाते हैं, इस जापान, कोरिया, थाईलैंड, वो सब हाई ऑक्टिव पे बात करते हैं। अगर हम हॉलीवुड की साइड पे जाते हैं तो वो आप देखें वो सिंपल भी बोल रहे होंगे तो बहुत ही लो बोल रहे होंगे, ऐसा ही है, बहुत ही लो ऑक्टिव। तो अगर आप इस पे थोड़े से अपने वोकल्स पे काम करना शुरू करें तो ये वॉइस ओवर आर्टिस्ट की कैटेगरी में आप आ जाएंगे, जिसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ी। आपकी ये सोच कि जी मैं कुछ नहीं कर सकता या कुछ काम नहीं है, पाकिस्तान में कुछ नहीं बचा, हम कुछ नहीं कर सकते, वो फिर यहाँ पे आके फ्लॉप हो जाएगी। आपके अंदर एक नई उम्मीद जगेगी, भले काम आपको थोड़ा देर में मिलेगा लेकिन आपके अंदर एक जुस्तजू तो होगी ना। और जब आप जिस रास्ते पे चलते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो इंसान जिस काम के लिए कोशिश करता है मैं उसके लिए वो रास्ता आसान कर देता हूँ। तो आप आगे तो बढ़ें, एक कदम आप बढ़ाएंगे, तब्दीली देखें हमेशा अंदर से ही आएगी, अंदर से आती है। और सफ़र 1 किलोमीटर हो या 1000 किलोमीटर हो, शुरू पहले स्टेप से ही होगा और वो स्टेप आपने उठाना है। दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई आपकी मदद कर सकता है वो खुद आप हैं। बिल्कुल, तो इसलिए आप ये शिकवे छोड़ दें कि मुझे ये नहीं आता, ये चांस नहीं है, ये मौका नहीं है, ये मैं कैसे करूं, मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरे पास वसाइल नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, दौलत नहीं है, ताल्लुकात नहीं है, कुछ नहीं चाहिए। आपके पास मोबाइल तो सबके पास ही है ना, और मोबाइल हो इसके बाद इंटरनेट कनेक्शन ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। आज के दौर में इंसान एक वक्त को खाना छोड़ देगा लेकिन इसके वो डेटा चाहिए। आपकी बात से एक बात मुझे भी याद आई कि एक शख्स था, उसने कहा किसी नौकरी के लिए गया और सिफारिश कर रहा था और कहने लगा जी मेरा जो है अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं है, तो आप मेरी मदद करो। उसने कहा यार तुम्हारे पास अल्लाह है और किसकी सिफारिश की ज़रूरत है आपको, इतनी बड़ी सिफारिश आपके पास मौजूद हो तो आपके अंदर एतमाद होना चाहिए। और यकीनन अगर हम कराची की बात करें कि रोड टूटे हुए हैं तो क्या हम अपने ऑफिस जाना, घर जाना छोड़ देंगे? उस टूटे फूटे रोड से भी तो हम सफ़र करते हैं ना। ये भी आपको सिखाती है कि आपने अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां रहना है। जो ख्वाब आपने देखा है उसको पूरा करने के लिए आपने
अपनी मंजिल की तरफ जाना है, उतनी ही आपने मेहनत करनी है जितना बड़ा ख्वाब आपने देखा है। चलते सबरीना की तरफ। सबरीना, इंटीरियर डिज़ाइनिंग की तरफ क्या लोगों को आजकल इस इंटीरियर डिज़ाइनिंग से सुना है कि उनकी अपनी सोच तब्दील हो जाती है, उनकी फीलिंग चेंज हो जाती है जब वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग की तरफ जाते हैं, क्योंकि आजकल तो बड़ी जिद्दत है, आप तख्लीक करती है, तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा बताइएगा इंटीरियर डिज़ाइनिंग के बारे में। इंटीरियर डिज़ाइनिंग में अगर मैं क्लाइंट्स की मैं बात करूं जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग करवाते हैं तो उनकी क्या डिमांड होती है उनकी? डिमांड तो बहुत उनकी होती है कि अच्छा, जो मैंने सबसे कॉमन चीज़ जो मैंने देखी है कि हर जगह सोना भर दो, तो ये हमेशा नहीं हो सकता। कुछ चीज़ें होती हैं कि सोफिस्टिकेटेड भी अच्छी लगती है। मैं लोगों को यही समझाती हूँ कि आप जितना भर दोगे ना उस कमरे को, तो वो आपको इन दी एंड अभी तो अच्छा लगेगा, लेकिन आने बहुत ओवरलुक हो जाएगा और सफोकेशन हो जाएगी। मतलब इनकी थिंकिंग ये है कि जितना पैसा लगाया लोगों को दिखे भी, लेकिन इट्स लाइक कि मेरा जो स्टाइल है, मैं हमेशा मिनिमलिस्टिक, फंक्शनल, कि आप लोगों को चलने में बैठने में, क्योंकि हर इंटीरियर डिज़ाइनिंग में हर फर्नीचर वगैरह वैल्यू रखती है, तो ये सारा सोच के हम पूरे स्पेस को फंक्शनल बनाते हैं। और आजकल जो ट्रेंड्स वगैरह जो चल रहे हैं वो ज़्यादातर मिनिमलिस्टिक, न्यूट्रल टोन्स, मतलब अब लोगों को थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ की नॉलेज आ रही है कि क्या नाम है कि इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर करते हैं, फिर उनके जो आइडियाज़ वगैरह होते हैं उससे वो लोग हाँ समझ जाते हैं कि अब इतना भी भर के वो काम नहीं करवाना, कुछ चीज़ें थोड़ा, अगर एक दीवार को नहीं भरेगा कुछ नहीं हो जाएगा, न्यूट्रल टोन इज़ फाइन, आपके घर को और आपकी कैफेस वगैरह को उठा देगा वो चीज़। बिल्कुल। तो ये वाला सारा सीन है। अक्सर लोग चाहते हैं कि दूसरों को दिखाना चाहते हैं, दूसरे को दिखाना चाहते हैं, फीलिंग जो है उनको चाहिए कि वो अपने लिए जो है ना डिजाइनिंग करवाएं कि आपको अच्छा लगे, आप रिलैक्स फील करें, फील आए, आपका एंजाइटी, आपका स्ट्रेस कम हो। तो इस पे आप फिर गाइड करती हैं लोगों को कि नहीं? मैं बहुत गाइड करती हूँ इसमें। अगर मैं सबसे पहला सवाल मैं पूछूँ ना कि आपको आपके क्या आइडियाज़, आपको किस किस्म का चाहिए डिज़ाइन, तो उनका एक ही जवाब आता है, बस अच्छा लगे, बस देखे कि हाँ पैसा लगा है, तो पैसा लगा है। अच्छा, जिन लोगों को दिखाना होता है वो तो बहुत ही कम आते हैं, असल में वो ज़्यादा तो वो खुद रहना होता हाँ। है, तो आपको उसका जो ना इम्पैक्ट पॉजिटिव आना चाहिए आपकी ज़िंदगी में। एग्जैक्टली, मैं उनको फिर समझाती हूँ कि हर चीज़ नहीं हो सकती। अब जिस तरह मैं अगर उनको बोल दूँ कि यहाँ पे एल शेप सोफ़ा नहीं आ सकता, कुछ हम यूनिक सा वो कर लेते हैं, तो उस पे भी वो लोग नहीं समझते हैं, कहने लगे नहीं आजकल तो ट्रेंड हमने पिंटरेस्ट से उठाया है। तो नॉट ऑलवेज आप जो सोशल मीडिया पे जो देख रहे हो वो आपका घर का एस्थेटिक और जो बाहर का एस्थेटिक वो बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल। और मैं इन लोगों को ये भी समझाती हूँ कि आप लोग जहाँ से देख रहे हो, वो जिन कंट्रीज पे इंटीरियर हुई हुई है उधर के मटेरियल्स वगैरह भी डिफरेंट होते हैं। कराची का डिफरेंट मटेरियल होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर होता है, एनवायरनमेंट होता है, क्योंकि बाज़ लकड़ियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे कराची में खासतौर पे नहीं सरवाइव कर सकती, वो खराब हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन विद टाइम फिर समझ में आ ही जाती है कि हाँ जो डिजाइनर कह रहा है वो ठीक जो है उनको किसी हद तक जो है वो कन्विंस कर देती है। हाँ एग्जैक्टली। और मैं हमेशा कहता हूँ कि इंसान को जो है ना मतलब किसी और से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। आप जो है वो कोई और हो नहीं सकता, कोई और आप हो नहीं सकते, तो आप अपनी खूबियाँ, अपनी क्वालिटियाँ जो है वो हाईलाइट करने की कोशिश कीजिएगा, तो फिर आपको अंदर से एक कल्ब सुकून जिसको हम कहते हैं, अल्लाह ने मास्टरपीस बनाया। तो हम चलते हैं जुनैद साहब की तरफ। जुनैद साहब, आपकी कामयाबी का राज क्या है और आप ये सारी चीज़ें मैनेज कैसे करते हैं? तो ख़ास तौर पे हमारे यूथ को मैं चाहूँगा कि वो यकीनन कुछ ना कुछ सीखेंगे कि इतनी ज़्यादा आपकी मसरूफियात और फिर भी आप माशाल्लाह हशाश बशाश मुस्कराते रहते हैं। और जब भी मैंने आपको देखा कि आप में एक जज्बा, एक जुनून है कि आप जो भी टास्क लेते हैं वो करके दिखाते हैं, और आप जितनी भी एनजीओज़ के साथ जुड़े हुए हैं वो आपने माशाल्लाह सब कामयाबी से चला भी रहे हैं, उसका फीडबैक हमें मिलता रहता है। तो मैं चाहूँगा कि आपकी कामयाबी का राज। जी, तो टाइम का तो ये है कि आपको निकालना पड़ता है। जब आप कुछ करने के लिए तय करते हैं ना, तो आप एक कमिटमेंट करते हैं कि यार मैंने फिर टाइम देना है। दूसरी चीज़ ये कि एक मैं वाक़या सुनाता हूँ आपको जी, कि एक बुज़ुर्ग थे, वो अपने मुर्शिद से मिलने जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने देखा एक चिड़िया जो है वो उल्टी पड़ी हुई है, ज़ख्मी है या जो भी है, बीमार है। दूसरी चिड़िया आके उसको फीडिंग कर रही है, उसको खिला रही है, पिला रही है वगैरह वगैरह, हेल्प कर रही है। तो हेल्प वो बड़े गौर से उसे देखते हैं, कहते हैं यार ये तो बड़ा अच्छा है, ये तो देखो अल्लाह ताला ने देखो क्या ज़रिया दिया, वो पड़ी हुई है और खैर मैं भी ऐसी चिड़िया बन जाऊँगा। बिल्कुल।
आगे गए मुर्शिद के पास गया, मुर्शिद को पूरा वाक़या बताया। बोला मुर्शिद मैं अब कुछ काम नहीं करूँगा, अल्लाह ताला मैंने ये देखा है कि अल्लाह ताला हर जगह रिस्क पहुँचाता है, और सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला वाकई हर जगह रिस्क पहुँचाता है। कहले मैं वो चिड़िया बनूंगा। तो मुर्शिद ने कहा बेटा वो वाली चिड़िया क्यों नहीं बन रहा है जो लाके खिला रही है। हाँ, हमें तो वो ये चीज़ें मोटिवेशन कर रही है कि हम वो चिड़िया बने जो लोगों को आगे जो है ना वो, जैसा वो कहते हैं ना कि मछली खिलाने से बेहतर मछली पकड़ना सिखाओ। जी बिल्कुल। तो वो हमारे यहाँ तो ये बात कह दो तो बड़ा बुरा मानते लोग, क्योंकि दुकानें बंद हो जाएंगी। तो ये सिलसिला था। तो हमने कहा भाई वो वाली चिड़िया बनो कि जो दूसरे को फ़ायदा पहुँचाए। तो कोशिश यही होती है कि जो आप कह रहे थे कामयाबी ये है कि आप किसी को काम नहीं बोलो, किसी से पैसे नहीं मांगो। ये दो चीज़ें आप करके देख लें, आप फील्ड में खड़े रहेंगे, सब आपके दोस्त हैं। जिस दिन आपने किसी को कोई काम बोला अगले दिन फ़ोन नहीं उठाएगा। ये तो ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। वो समझेगा, हालांकि आप उसकी खैरियत पूछने के लिए फ़ोन कर रहे होंगे, वो समझेगा ये वो जो काम इसने बोला है। तो मैं किसी को काम नहीं बोलता हूँ। कोशिश मेरी होती है, आप आ गए, आपने कहा यार ये मेरी फलाने की CV है, ये बढ़ा दो, तो चलो ये तो है सब आपका काम है। नौकरी और इसमें मैं कूद पड़ता हूँ, कुछ शादी तो उसमें मैं और नौकरी के सिलसिले में मैं कूद जाता हूँ काम में। तो ये बातें हैं कि आप किसी को काम नहीं बोलें, किसी से पैसे नहीं मांगे, आपका सारी ज़िंदगी जो है ना दोस्ती रहेगी। आपकी सारी ज़िंदगी किसी से कोई अदावियत या क्या होता है वो नहीं, अदावत नहीं है। बस ये है। जी बिल्कुल। एक चीज़ और भी है कि आप इतनी NGOs चला रहे हैं, कैसे मैनेज करते हैं सारी चीज़ें? NGOs मेरी नहीं, मेरे दोस्तों की है। मतलब वो हेल्प के लिए जब भी बुलाते हैं, बट आपको टाइम तो यकीनन देना पड़ता है। उनके साथ खड़े होते हैं, उनके साथ ये नहीं हो कि उनके पीछे खड़े, उनके साथ खड़े होते हैं। और यही कोशिश होती है कि देखें वो अच्छा काम कर रहे हैं तो हम भी अब उसमें अपना हिस्सा डाल दें। बस इतनी सी बात है। बाकी ये है कि जो ऐसे भाई ने हमारे बात की, ये हमारे बिल्कुल सरमाया हैं। मेरी भी इनसे बड़ी दिन बाद कहीं ना कहीं इवेंट वगैरह में, आर्ट्स काउंसिल वगैरह में मुलाकात हो जाती है, मगर आज जो है ना वो इनसे मुलाकात हो रही है। तो ये तो सरमाया है हमारा। बिल्कुल ऐसा ही है। इन्होंने जो चीज़ें बताई अभी कि आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, भाई जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप अपने अंदर की खूबी निकालें। बिल्कुल अपने आप को तराशें, अपने आप को देखें कि यार मेरे अंदर कौन सी क्वालिटी। बहुत से लोग ये बड़ी शायरी करते हैं, बहुत से एक दफ़ा शेर सुनते हैं उन्हें शेर याद हो जाता है, बहुत से कंपेयरिंग बहुत अच्छी करते हैं, बहुत से ड्रेसिंग बहुत अच्छी करते हैं। तो आप अपनी अंदर से आप अपनी क्वालिटी निकालें, तलाश करें। हाँ, अपने अंदर के एक जो है ना वो निकालें। जैसे वोकलिस्ट के उनका मेरी एक है फ्रेंड है, तो उनकी बहुत अच्छी वॉइस क्वालिटी है माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जैसे ये भाई हैं और दो चार जैसे मिलते जुलते ना, मैं कहता हूँ यार तुम लोग आओ, तुम्हारी वॉइस क्वालिटी। एक मेरे दोस्त थे, उनकी डेथ हो गई बेचारी, इतनी ज़बरदस्त वॉइस क्वालिटी थी उनकी। जब टेलीफोन उठाते थे ना, हेलो, मैं कहता हूँ यार आपको कहले यार मुझे 2-3 लोग ये बात बोल चुके हैं। खैर उनकी बेचारों की डेथ हो गई। तो ये आपके अंदर देखिए, अल्लाह ताला ने हर आदमी को ना, हर इंसान को, हर औरत को, हर एक ना एक कोई चीज़ ऐसी दी है कि जिससे वो सर्वाइव। सबसे पहली चीज़ मैं ये कहता हूँ बच्चों से, जैसे आपके यूथ को बताएं, आपको क्रिएटिव होना चाहिए। जैसे ये सिस्टर हैं जी, क्रिएटिव हैं, आप क्रिएटिव, आप में क्रिएटिविटी होगी ना, आप सर्वाइव कर जाएंगे। आपके पास अगर तालीम नहीं है, तालीम होना बहुत ज़रूरी है, वो शऊर देती है। आप क्रिएटिव है ना, दुनिया के किसी मुल्क में भी चले जाएं। फिर इवन आजकल तो शॉर्ट कोर्सेज आ गए हैं, तो आप अगर नहीं पढ़े हुए भी हैं तो शॉर्ट कोर्सेज बच्चों को ना जी, जो आपकी लर्निंग होती है ना, बच्चों को वहीं से उनको क्रिएटिविटी सिखाएं। आर्ट, ड्राइंग, ये आइडियाज आते हैं, उससे दिमाग उनका चलता है। अब आप लेके उनको कार्टून दिखा के खाना खिला रहे हैं तो क्या बच्चा से वो होगा, सारी ज़िंदगी वो इस पे। एक चीज़ आप और भी कर रहे हैं, मैं देख रहा था आपके उस प्रोग्राम में, उस दिन मैं लास्ट फ्राइडे को आपके पास आया था कि बहुत सारे हमारे जो सिंगर्स हैं और जूनियर सीनियर्स, उन्होंने एक पूरी एसोसिएशन बनाई हुई, 14 अगस्त का प्रोग्राम करने जा रहे हैं माशाल्लाह से। और मैं देख रहा था कि जब आप लोगों को मौका दे रहे थे कि भाई जी और टैलेंट हंट के नाम से स्टूडियो पे प्रोग्राम एक कर रहे हैं। हाँ, मैं उस एक 25 दिसंबर के प्रोग्राम में जज आप आए थे, शेखी भाई के साथ आप आए थे। और उस दिन भी मोहम्मद अली शेखी साहब मौजूद थे, इनके प्रोग्राम में एज ए जज वो मौजूद थे। हमने वो इसीलिए सिलसिला शुरू किया ना कि नौजवान आए अब तक, कहीं तो नौजवान को अपना प्रयास निकालो। हमारी यूथ 60% है। यूथ के अलावा उसमें तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो 60+ हैं, 70+ हैं। मुजीब है, डॉक्टर फराह हैं और भी बहुत सारे उसमें। मैं यहाँ भी आते ही से सारे बड़े लोग हैं। मैं तो सोचता हूँ जवान नौजवान, मैं ही तो बता रहा हूँ, सब इसमें मोबाइल में बैठ गए ना, सब इसमें।
तो जो हमारे पास यूथ आएगी इसमें तो वही आगे बढ़ेगी ना। हमने तो पिछली दफ़ा जो है कि नौजवान लड़का है भी, उसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, तो फर्स्ट प्राइज़ हमने उसको दिया था। अच्छा मोहम्मद अली शेख साहब जज थे उस दिन। बहुत अच्छी सिंगिंग है, मैं इनको कहूँगा कि उसको किसी दिन मौका दें, बहुत अच्छा लड़का। नहीं इंशाल्लाह ज़रूर। और हमें हमेशा कोशिश करते हैं कि अपने यूथ को हम आगे लेकर आएँ, और जो नहीं आ सकते वो हमारे प्रोग्राम के ज़रिए मोटिवेट हो रहे होते हैं, उनकी एंजाइटी कम हो रही होती है। और हमें अक्सर लोग कॉल करके बता रहे होते हैं कि जी आपका प्रोग्राम हम फैमिली के साथ देखते हैं। इवन हमें पिशावर से पूरी दुनिया से कॉल्स आती हैं। और एक मीडिया जो है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसका बड़ा एक अहम रोल है कि वो अपनी सोसाइटी को किस तरफ लेके जाते हैं। साहब आपका भी तो एक एक्सपीरियंस है ना। जी आपने बिल्कुल। कहाँ नहीं काम किया, आपने पीटीवी वगैरह बहुत ड्रामों में हर स्टेज से आप गुजर के आपको पता है कि हमने हमारे माशरे को क्या चाहिए, क्या देना है, यूथ को किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है, यूथ में हमने क्या काम करना है। तो ये भी एक खिदमत है आप जो कर रहे हैं। ये सिर्फ एक मॉर्निंग शो नहीं है। जी बिल्कुल। ये आप एक लोगों को एक पैगाम देते हैं रोज। जैसे इनको बुलाए, अब इनको सबने पसे पर्दा देखा है, आज इनको लाइव देखेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये सिस्टर है, इनका काम पता चला कि भाई ये इतनी अच्छी जो है ना, ये इनकी सोच है, इतना अच्छा काम कर रही हैं। तो ये चीज़ें अब हम घर बैठे हुए होते हैं, इस वक्त हम भी टीवी पे, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हम कोशिश कर रहे हैं कि एक मोटिवेशन आए। और हमेशा तब्दीली जब आती है, जब एक मस्बत सोच के साथ आप चलते हैं। नाजरीन कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और फिर वापस आते हैं। और यकीनन ये जो गुफ्तगू हो रही है, आप भी नहीं चाहेंगे कि आप छोड़ कर जाएं, हमारे साथ रहिएगा। आते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। जी, एक ब्रेक से पहले अभी मोहम्मद अली शेखी सर की बात हो रही थी। तो माशाल्लाह हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम है, उनका एक नेशनल सॉन्ग है, वो आप लोगों के। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। तू तो मेरी जान है, तू तो मेरी आन है, तू मेरा ईमान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। कहती है राह अमल, आओ हम सब चले। कहती है ये राह अमल, आओ हम सब साथ चले। मुश्किल हो या आसानी, हाथ में आ चले। मुश्किल हो या आसानी, हाथ में डाले हाथ चले। धड़कन है पंजाब अगर, धड़कन है पंजाब अगर, दिल अपना मेहरान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। गुलशन हो या पर्वत हो, हमसे कोई दूर नहीं। गुलशन हो या पर्वत हो, हमसे कोई दूर नहीं। दिल किसकी तारीफ करे, हर गोशा है आप हंसी। दिल किसकी तारीफ करे, हर गोशा है आप हंसी। सूरज है की जमीन, सूरज है सरहद की जमीन, चांद बलोचिस्तान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। मैं पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। पाकिस्तान नजरिया भी, पाकिस्तान यकीन भी है। पाकिस्तान अकीदा भी, पाकिस्तान ज़मी भी है। रंग बरंगी दुनिया में, रंग बरंगी दुनिया में इसकी ये पहचान है। मैं भी पाकिस्तान, तू भी पाकिस्तान है। तू तो मेरी जान है, तू तो मेरी आन है, तू मेरा ईमान है। मैं
भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। थैंक यू। मिली नगमा, मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। हम दुआ गो हैं पाकिस्तान की सलामती के लिए और उम्मीद करते हैं कि हमारी हुकूमत की तरफ से भी लोगों को इंसाफ मिले, लोगों को जस्टिस मिले, लोगों को जो है एक हुब्बुल वतनी का जो सबूत है। हर पाकिस्तानी चाहता है कि पाकिस्तान आगे बढ़े, उसके लिए हमारी हुकूमत को भी इक़दाम करने होंगे, वो वसाइल पैदा करने होंगे कि हमारी जो यूथ है, जो 60% यूथ है, उसको जो है हमने एक अपॉर्चुनिटी देनी है, उसको आगे लेकर आना है और उसको हमने कहीं ना कहीं सपोर्ट करना है। वो जो डी ट्रैक हुए हैं उसको हमने जो है ट्रैक पर लेकर आना, ये हमारी जिम्मेदारी है और हम पूरी भरपूर कोशिश करते हैं कि हम अपने नौजवानों को एक पॉजिटिव मैसेज दें। चलते हैं जुनैद साहब की तरफ। जुनैद साहब, आपकी नज़रें जो है वो स्पोर्ट्स पर भी हैं, आपकी नज़रें एजुकेशन पर भी है और अगर हम देखेंगे हम दोनों चीज़ों पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखें अगर स्पोर्ट्स पे अगर हम काम कर लें तो हम अपना जो रेवेन्यू है बहुत अच्छा जनरेट कर सकते हैं और यूथ को यूटिलाइज कर सकते हैं एक हेल्दी, जैसे कि आपने शुरू में भी कहा था कि अगर हम अपने यूथ को या अपने बच्चों को अगर हम स्पोर्ट्स की तरफ ले आएँ, बल्कि छोटे बड़े सबको ले आएँ, तो हॉस्पिटलों पे रश कम हो जाएगा और हम काफ़ी बीमारियों से दूर हो जाएंगे। तो इस पे मैं चाहूँगा कि क्या आप एडवाइस करेंगे हमारी हुकूमत को कि ग्राउंड्स भी मौजूद हैं, क्या हम फोकस नहीं कर रहे या हम चाहते नहीं हैं स्पोर्ट्स को आगे ले जाना, क्या वजूहत क्या? ख़ासतौर पे हॉकी पे मैं चाहूँगा कि हमारा नेशनल गेम है, कौमी खेल है, इस पे क्यों नहीं हम फोकस करते, क्या वजूहत हैं? देखिए, जो इंडिविजुअल लेवल पे छोटी छोटी जो हैं क्लब्स हैं वगैरह, वो लोग तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, मगर हुकूमत का बजट से ही पता चल जाता है कि उनका कितना इंटरेस्ट है, कि वो स्पोर्ट्स को कितना अहमियत दे रहे हैं, वो तालीम को कितनी अहमियत दे रहे हैं। उस बजट से जो है ना सारा पता चल जाता है। लेकिन अब आपको मैं बजट नहीं दूँगा, बोलूँ ये प्रोग्राम करें, आपके इसमें क्या कसूर है? चल ही नहीं सकता, प्रोग्राम हो नहीं सकता। तो कसूर वहाँ से शुरू हो रहा है ना कि आप प्रॉपर जो है ना एक बजट दें। आप टीमें जाने को तैयार होती है, बाहर से जो है ना वो आया हुआ होता है, इनविटेशन आया हुआ होता है और पैसे नहीं होते। जब हम जाते हैं किसी मिनिस्टर के पास या उसके पास जाते हैं तो वो कहता है यार बजट नहीं है, पैसे नहीं है। फिर चंदा करके किसी को भेजते हैं, वो मेडल भी लेके आ जाता है, तो फिर सब एयरपोर्ट पे उसको लेने पहुंच जाते हैं, फिर क्रेडिट ले लेते हैं, क्रेडिट लेने पहुंच जाते हैं वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें जो है ना, देखिए प्रॉपर जब हमारे कोई आपको पता है, जैसे मैं कहता हूँ कि ये हमारी बेटी हैं, इनको जो है ना एक अच्छी स्पोर्ट्स की हैं और इनको बाहर से इनविटेशन आ गया है, तो हम इनको भेजें मुकाबले में। बिल्कुल, हम पता नहीं कितने जो है ना फास्ट बॉलर, कितने क्रिकेटर्स, कितने हॉकी प्लेयर्स हमने मलियामेट कर दिए, सिस्टम की नज़र हो गए कुछ। हाँ जी बिल्कुल, आपने पसंद नापसंद वगैरह वगैरह। अभी फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहा था, तो लियारी में आप देखें कि मतलब क्या जज्बा था कि ऐसा लग रहा था कि वर्ल्ड कप हमारे पाकिस्तान में लियारी में हो रहा है, यहाँ हो रहा है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है शाह साहब जी कि जो स्पोर्ट्स है ना, फिजिकल एक्टिविटी, ये आपके अंदर नेगेटिविटी को ख़त्म करती है। आप जब अपनी बॉडी को मूव करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, गेम करते हैं, तो क्या होता है आपके अंदर एक उम्मीद जो ना का जो एक एलिमेंट होता है वो जाग जाता है और आपके अंदर ना उम्मीदी, मायूसी खत्म होती है। आप फ्रेश हो जाते हैं, आप पॉजिटिव सोचने लग जाते हैं। हमारे यहाँ नॉर्मली सब यही कर रहे होते हैं कि जी नेगेटिविटी ज़्यादा है, वो इसलिए है कि हम बैठे हुए एक जगह पे बैठे रहेंगे तो खाली जहन जो वो शैतान भाई, हम वहाँ पे हारना जीतना सीखते हैं, जब तक स्ट्रगल सीखते हैं। जीत का मजा जब है ही नहीं, जब तक आप हार नहीं। जीत के लिए हार भी होती है, बिल्कुल हार पहनते हैं। तो ये चीजें जो है ना, पॉजिटिविटी है, एनर्जी है, स्ट्रगल, फिर आप स्ट्रगल सीखते हैं। मैंने देखा है, जो आप देखें जो हमारे मदारिस हैं वो अच्छी, आप अभी देखिए पहले क्या होता था, लफ्ज़ इस्तेमाल होता था। शाह भाई आप बिल्कुल हमारे से इस बात पे एग्री करेंगे, पहले लफ्ज़ इस्तेमाल होता था तालीम और तरबियत। अब तरबियत का नाम नहीं है। अब सिर्फ तालीम का नाम इस्तेमाल होता है, सिर्फ डिग्रियां लेने के हम पीछे लगे हुए हैं। अब आजकल आप जाएं कहीं पे भी जाएं तो शादी ब्याह में सगे रिश्तेदार, उनके बच्चे बस मोबाइल लेके बैठ जाते हैं कोने में, ना सलाम ना दुआ ना पहचाने की हमारे अंकल हैं या रिश्तेदार हैं या कुछ है वगैरह। अदब आदाब तो ख़त्म हो गए ना, वो तालीम और तरबियत साथ में होती थी ना, तरबियत भी बहुत ज़रूरी है। तो अब मैंने जो देखा है, अभी जो मैं देख रहा हूँ वो ये मदारिस हैं, ठीक है, वो जो है ना दीनी तालीम दे रहे हैं, उसके साथ उनकी यहाँ थोड़ी बहुत तरबियत है, अभी भी अदब आदाब है।
और सिखा रहे हैं, मगर हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है ना, इसमें अब बच्चे के 5 सब्जेक्ट इंग्लिश में, जी बिल्कुल, ठीक है। मैट्रिक में आके उसको याद आता है कि यार मुझे उर्दू में भी पास होना है और उर्दू का पेपर देना है, तो वो फिर हैवी ड्यूटी उर्दू भी इंग्लिश में फिर वो नहीं हैवी ड्यूटी ट्यूटर रखता है। अगर ठीक ठाक उसको पेमेंट करना है, 50-60 हज़ार रुपए, लाख रुपए उसको देना पड़ता है, वो पूरा 2 महीने के अंदर उसको उर्दू कराता है और फिर उसमें फेल हो जाता है। भाई 5 सब्जेक्ट आपने इंग्लिश में उसको पढ़ा दिया तो उसकी क्या उर्दू रहेगी? हम अपनी मादरी जबान आपस में बोलते हुए घबराते हैं, दूर होते जा रहे हैं अपनी मादरी जबान। अच्छा, अब मादरी जबान क्या लिखा भाई? बर्निंग स्पॉट, ठीक है, ये तो इंग्लिश का लफ्ज है ना। अब आप मजे से चाय पियो, अगर कहीं किसी बिलबोर्ड पे आप इंग्लिश में लिखा हुआ देखें तो क्या हो रहा है? आपको उर्दू से दूर किया जा रहा है, आपको रोमन सिखाई जा रही है। हाँ, तो ये इस पे गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए कि जो उर्दू के अल्फाज हैं वो उर्दू में ही लिखे जाएं। हाँ। मैं चाय की दुनिया में बहुत सारे बिलबोर्ड देखे ना, आपको उर्दू में नजर ही नहीं आएगा। देखिए पूरी दुनिया में आप जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, मिसाल के तौर पे मैं कोरिया भी जापान होकर आया हूँ, उन लोगों को इंग्लिश आती है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो कहते नहीं हमें ट्रांसलेटर चाहिए, हमें वो चाहिए, मुतरजम चाहिए, ताकि वो हमें हमारी जबान में बात करे, अपनी जबान, क्योंकि हम वो कहते हैं हम गूंगे नहीं है। हमारी अपनी इतनी बड़ी माशाल्लाह उर्दू जबान बड़ी वसी जबान है, हर तरह का उसमें लिटरेचर मौजूद है, अदब मौजूद है, सब कुछ उसमें मौजूद है, लेकिन हम उससे दूर, हमारे जो आज की अच्छा, आप तो पूरी दुनिया घूमे हुए हैं, जापान भी आप गए हुए हैं, और जापान कितना सिविलाइज्ड कौम है, और आप दोबारा 14 अगस्त पे बाहर जा रहे हैं, तो मैं चाहूँगा इस पर थोड़ा सा देखिए। इंटरनेशनल टूर्स अल्हम्दुलिल्लाह मैं करते रहता हूँ, मेरा मतलब मुझे ट्रैवलिंग का, टूरिज्म का बड़ा शौक है। जापान में ये है कि आप जब वहाँ जाते हैं तो आपको एक ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो नज़र आती है कि उसकी तरक्की का राज मैं आपको आज बताता हूँ, जो मैंने 2-3 बार जा चुका हूँ मैं, कि वो लोग ना कोई बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा फास्ट काम नहीं करते, बहुत ज़्यादा प्लानिंग सोच समझ के नहीं करते, फिर भी आप सोचते हैं यार ये इतने ज़्यादा कामयाब क्यों हैं? उनकी सिर्फ एक ही वजह नज़र आती है कि वो जो काम भी जिसको दिया जाता है, वो जो काम भी करते हैं, वो पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं, पूरी दयानतदारी के साथ करते हैं, उस काम में डंडी नहीं मारते। वहाँ पे मैंने किसी शख्स को जल्दी में नहीं देखा, तेज़ी में नहीं देखा। सिग्नल ड्रॉप हुआ तो वो सिग्नल से 20 फीट दूर गाड़ी खड़ी करते हैं, सुकून से रहते हैं, रश है, सुकून, कोई हॉर्न नहीं। पूरे मैं जितने ट्रिप किए हैं मैंने, उसमें मैंने कहीं हॉर्न की आवाज़ नहीं सुनी। 2 दफ़ा सुनी तो वो हमारे अपने बंदे ने बजाया था एक आके जा रहा था, एक हमारे साथ था। तो और पूरी ट्रेन भरी हुई होगी, मतलब शोल्डर टू शोल्डर लोग होंगे उस ट्रेन में, लेकिन आप पिन ड्रॉप साइलेंस होता है वहाँ पे। वो पता नहीं कैसे आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। और मेरा वहाँ सेमिनार था, AI पे मैंने दिया था इबाराकी में, तो वहाँ 400 स्टूडेंट्स बैठे हुए अंदर। मैं वहाँ गया, अभी वेटिंग में, अभी हम स्टेज पे नहीं गए। तो मैं जब गेट से अंदर हुआ तो मुझे स्टूडेंट नजर नहीं आया। मैंने कहा यार टाइम होने वाला है, स्टूडेंट्स का इतनी खामोशी, कह रहे सर तो सब बैठे हुए अंदर। मैंने अंदर झांका, 400 बच्चा बैठा हुआ है, आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं अभी ये बोल रहा हूँ ना, ये बहुत जोर से। अच्छा, मैं ऐसे बात कर रहा था कि वो 400 बच्चों में मेरी आवाज़ ये भी गूंज रही थी। अरे वो एक तो उनमें ये कि वो एक्सप्रेशन से ज़्यादा काम लेते हैं, लाउड नहीं है, इशारों से उसमें पूरा जवाब सवाल हो जाता है, पता चल जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको जो काम भी दिया जाए उसको ईमानदारी के साथ कर दें, छोड़ दें आप दूसरा कर रहा है नहीं कर रहा। इसके एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दूंगा कि जैसे हमारा गाड़ियों का काम है ना, तो हम जापान से जब गाड़ियाँ मंगाते हैं तो वो गाड़ी का एक स्केच होता है साथ में, और उसकी ग्रेडिंग लिखी हुई होती है कि ये 4 ग्रेड है, 4.5 ग्रेड, 5 ग्रेड, 5.5 ग्रेड या R ग्रेड। अब उसमें फॉर एग्जांपल कि ये माइलेज इतनी है, फॉर एग्जांपल के 30,000 माइलेज लगी हुई है, और उस गाड़ी पे माइनर जो कि आप उसको हम कहते हैं ना कि आपको नजर भी ना आए, वो भी जो है वो उसमें मेंशन करते हैं कि ये सुई के बराबर इस पे एक डॉट है, और जब गाड़ी आती है तो उतना ही होता है जितना उसमें मेंशन होता है, यानी कि ज्यादा नहीं होता। और जापान से लोग बगैर देखे गाड़ियां परचेज करते हैं। हमारे यहाँ तो देखने के बाद भी लोगों के साथ जो है ना वो फ्रॉड हो जाता है, चीट हो जाता है कि एक्सीडेंटल गाड़ी आपने दे दी है, फेक डॉक्यूमेंट दे दिए गए। तो सिविलाइज कौम है, और नो डाउट कि वो जो कहते हैं उससे बल्कि कम ही होता है, ज्यादा नहीं होता, यानी कि अंडर प्रोमिस ओवर डिलीवर्ड करते हैं वो लोग। जी इमरान। अच्छा, उसके बाद फिर आप किसी से कोई वहाँ पे बात पूछें तो शुरू में मैंने ऊपर हम जापान में घूमते रहे गाड़ी में, तो मैंने कहा जापान में तो रश, कहते थे बहुत रश है, तो खाली पड़ा है। उन्होंने कहा ठीक है कल हम ट्रेन से जाएंगे। जब हम नीचे उतर के ट्रेन में गए तो इतने लोग, अब आप किसी से कोई चीज़ पूछ लें, वहाँ लोग तो होते नहीं है, टिकट्स वगैरह पे सब मशीनें, तो वो आपको सुनेगा, देखेगा, समझेगा, अपनी मोबाइल पर ट्रांसलेटर निकालेगा और फिर आपको आपके उस
प्रॉब्लम के तक हो सोल्यूशन तक छोड़कर आएगा। जी, ट्रेन आएगी, ये यहाँ quality खड़े हो, जापान वहाँ जाए, भले उसको देर हो जाए, आपके पास पास भी नहीं, वो अपना पास लगा के आपको एंटर करेगा कि आप आ जाए यहाँ से, पूरा मुतमईन होके फिर वो जाएगा। उसको पता है कि ये टूरिस्ट है या विजिटर मतलब इसको जरूरत है, ये मतलब अपने help। मुल्क में जाके आप बैठे तारीफ कर रहे हैं ना हाँ, इसीलिए जापान की। क्यों? मैं एक प्रोग्राम में गया इत्तेफाक से, और मैं बिल्कुल बैठा हुआ था, मेरा कोई स्पीच का नहीं था, कुछ नहीं था, 10-12 स्पीचें हो गई, लास्ट में मुझे खड़ा कर दिया। उन्होंने बोला आप आए, मैंने कहा मेरी तो कोई स्पीच वगैरह थी नहीं, वो खैर मैंने कहा काफ़ी स्पीच, थोड़ा सा मजहबी प्रोग्राम था, तो उसमें एक थे उलमा, उन्होंने कहा कि हर घर में ना सीरत की किताब होनी चाहिए। बेशक होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। तो मेरे वो जहन में अटक गई बात ना, मैंने जाके कहा उस पर मुझे वहाँ इमाम साहब एक बात बता दे बस, जापान के कितने घरों में सीरत की किताब है? नहीं है। सच बोल रहे हैं, इंसानियत है बेसिक, बस सही है ना। तो अमल, हमारे नबी का पहला अमल नबूवत बताने से पहले के, वो तो नबी अल्लाह ताला कह रहे हैं जब से उनको मैंने बनाया था, उन्होंने ठीक है? अनाउंस 40 साल के बाद अनाउंस कब कर रहे हैं? 40 साल बाद कब कर रहे हैं अनाउंस? जब सबने कहा सादिक और अमीन। हाँ। पहले सादिक और अमीन का उन्होंने बताया, तो पहले आप सादिक और अमीन बने, अपना फिर कैरेक्टर आप मेंबर पे जो है ना, आप जब आपके चीखने से, आपके घर पे भी नहीं बैल बजा के जो है ना, बुला के आपको तबलीग करने से कुछ नहीं है। अमल, आपके अमल से लोग खुद किरदार। आपकी बोलेंगे यार इमाम साहब जो है ना वो ये बात कह रहे थे, मैंने इस पे अमल करना है। किरदार। आप चीख के दूसरे मौलवी को जो है ना आप लाउड स्पीकर पे बुरा भला कहेंगे, तो वो बोलेगा ये दूसरे मौलवी को नहीं छोड़ रहे। तो हमें हमें अपने अमल पे जो है ना वो एक नजरियाती इस्लाम है, आप एक अमली प्रैक्टिकल इस्लाम है। अमल अपना दिखाएंगे ना, तो क्या होगा? अब बुरी बात है, मस्जिदों पर कब्जा चल रहा है अभी एक जगह पे। लेकिन हमें मतलब एक आदमी क्या positive- सीखेगा? आदमी क्या सीखेगा? यही सीखेगा कि हमें भी कब्जा करना फिर तो चाहिए, जब मस्जिदों पर कब्जा हो रहा है। बहुत सारी चीजें ये हमको ज़ाहिरी तौर पर तो इस्लाम हाँ। के करीब ले जाने के लिए करें, लेकिन इन चीजों से हम इस्लाम से देखिए कोई भी चीज जो है ना जबरदस्ती थोपी नहीं जाती है ही किसी नहीं, पर। बिल्कुल नहीं इस्लाम। आपका किरदार, आपका अमल ऐसा हो कि लोग देख के दुनिया की मुतासिर हो सबसे बिगड़ी हुई और कौम आपकी अल्लाह ताला तरफ ने राग़िब होना ताबे शुरू हो कर जाए। अच्छा, मैं बात एजुकेशन पे आपसे कर रहा था, तो एजुकेशन पे भी निसाब देखेंगे, जब से पाकिस्तान बना वही वही निसाब चल चला जा रहा है, कोई तब्दीली नहीं है। तरबियत की जैसे हमने बात की, तरबियत पे कोई काम नहीं हो रहा है, तो एजुकेशन पे भी क्या हुकूमत को कुछ थोड़ा सा ये बिल्कुल करना चाहिए। देखिए प्रायोरिटी में आपकी चीज़ें होंगी ना, तो सब काम होंगे। आप एक महीने में सब कुछ सही कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे पड़ोसी मुल्क में एक ने, हालांकि वो टीवी एक्टर है, तो ये सबसे पहली चीज़ तो हज़रत अली का कौल है कि अपने लीडर जो है ना, वो बिजनेसमैन को नहीं बनाओ, बिल्कुल वो अपने मफाद ढूंढेगा। तो आप जब उसको बना दिया इन्होंने, एक्टर को बना दिया, उसने सब चेंज करके रख दिया, तालीम वगैरह। क्या मिनिस्टर का बच्चा भी उसी पीले स्कूल में पढ़े, अगले दिन फर्नीचर भी आ जाएगा, एक टीचर निज़ाम भी आ होना जाएगा, चाहिए। हाजिरी भी टीचर की लग रही होगी, वरना तो गोस्ट है यहाँ तो, समझे ना। वो टीचर की स्पेलिंग नहीं आती, जो आते हैं उनको एजुकेशन अपना की नाम spelling लिखना नहीं आ रहा है। अक्सर हम देख रहे होते हैं आप- सोशल मीडिया पे देखें, जब चीज़ें आ रही होती हैं। कौमों को बदलना होता है ना, तो आपको निसाब बदलना पड़ता है, करिकुलम बदलना पड़ता है। अगर आप कुछ अरसे पहले जाएं तो यही पाकिस्तान था जिसने जर्मनी को कर्जा दिया, यही पाकिस्तान था जिसने तुर्की को कर्जा दिया अनकरम है, यही पाकिस्तान का जिसकी अभी बैंक बिल्डिंग चाइना का प्रेसिडेंट देखने आया था कि इतनी ऊंची इमारत कैसे बना दी। एमिरेट्स एयरलाइन की अगर हाँ, हम बात बना के करें- दी एमिरेट्स एयरलाइन, मतलब आप देखें चाइना इस वक्त सबसे बड़ी सुपर पावर है, वो देखने आते थे। 1992 तक हबीब बैंक प्लाजा एशिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग। बिल्कुल। अब आप सोचें तो निसाब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा भाई हम एक दिन में इस कौम को जो बड़ी हो गई है इसको तो चेंज नहीं कर सकते ना, आगे आने वाली नस्ल को चेंज कर सकते हैं। उन्होंने अपना निसाब बदला, करिकुलम बदला। मैं आज भी कराची यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाता हूँ तो वहाँ मास्टर्स के कंप्यूटर के लेसन उसमें कोर्स आउटलाइन में पता है क्या आपको, माउस, ये मॉनिटर है, ये रैम है, ये हार्ड ड्राइव है। मैंने कहा भाई मास्टर लेवल पे हम ये पढ़ा रहे हैं, ये तो बच्चे को आजकल पहली क्लास में जाता है बच्चा, उसको कंप्यूटर दे बिल्कुल ऐसा ही है। हमें निसाब चेंज करना पड़ेगा। फिर अभी लोग एक एआई के बारे में मैं बात कर लूं कि लोग बहुत डरते हैं और बड़ा एआई की तरफ मैं आपकी तरफ आता हूँ थोड़ा सा। हाँ, सबरीना मिर्जा की तरफ सबरीना भी पढ़ रही है जी, बिल्कुल पढ़ रही है। और मैं चाहता हूँ कि आपकी कामयाबी के पीछे, जैसे कि इमरान ने पहले भी कहा कि कंसिस्टेंसी, यानी कि जापान की भी हम बात कर रहे थे कि जो भी आप काम करें ईमानदारी से करें, उसको वक्त दें, उस पर तवज्जो रखें, तो कंसिस्टेंसी जो है वो कितना अहम रोल अदा करती है आपके बिजनेस के अंदर भी। अगर मैं बात बहुत करूं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अगर यही नहीं चीज़ होगी तो आई डोंट थिंक सो कि मेरा बिजनेस फिर आगे बढ़ पाएगा।
और जिस तरह सर ने बोला कि ईमानदारी से अगर काम करो तो जाहिर सी बात है फिर अल्लाह भी आपके ज़रिए और रास्ते खोलता है, फिर आपके रास्ते भी आसान होता है। सही, बिल्कुल। अगर मैं अपने टाइमलाइन अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मैं कंसिस्टेंट नहीं रहूँगी तो मेरी जो लेबर है वो भी मतलब अपना अलग काम करेगी और लेज़ी हो जाएगी, और फिर जो क्लाइंट है वो भी क्या नाम है, जाहिर सी बात है ट्रस्ट नहीं रहेगा, और फिर वो जाहिर सी बात है एक शख्स पैसा दे रहा है और उसको वो चीज़ डिलीवर नहीं हो रही है टाइम पे, तो फिर मेरा भी रेपुटेशन, मेरा बिजनेस वगैरह का फिर वो ख़राब होगा। तो आई मेक श्योर कि क्या नाम है मैं कंसिस्टेंट रहूँ हर चीज़ में टाइमलाइन के साथ। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि अक्सर हमारे जो नौजवान हैं वो कोई भी काम शुरू करते हैं और कहीं भी उनको कहीं नाकामी होती है, फेलियर होता है, प्रॉब्लम आती है और मुश्किलात का सामना करते हैं तो वो फील्ड छोड़कर दूसरी फील्ड में चले जाते हैं। तो हमेशा जैसे आपने भी कहा कि जो नाकामी होती है, जो मुश्किलात आती हैं, वही कामयाबी की दलील होती हैं। तो उनसे आपको घबराना नहीं चाहिए, बल्कि मुस्तकिल मिजाजी के साथ उसको लेके चलें और फिर आपको सीखने का एक और अमल आगे बढ़ते हैं और फिर उसमें इम्प्रूवमेंट आती है और फिर आप अपने बिजनेस को ऐसे तरीके से चला मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो अभी बिजनेस शुरू करते हैं, उनको बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए होता है। अब एकदम से तो रिजल्ट नहीं मिल सकता, तो वो लोग काम ही बंद कर देते हैं। अब मैं उनको कहती हूँ कि हर चीज़ पे टाइम लगता है, बास लोगों को 1 साल लग जाता है, 10 साल लग जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं बैठ जाते हैं। अब जैसे अली बाबा है, ठीक है, मार्क ज़करबर्ग के, आज फेसबुक वगैरह सब दुनिया देख ही रही है ना, अली बाबा से भी कितनी चीज़ आ रही है। जैक मा की आप बात कर रही है, अगर उनकी आप हिस्ट्री पढ़ें और उनकी शुरुआत थी तो वो स्कूल में 10 दफा फेल हुए, वैसे भी और जहाँ भी इंटरव्यू देने गए तो वहाँ रिजेक्ट हुए और कई दफा रिजेक्ट हुए, लेकिन उन्होंने देखे मतलब कोशिश करते रहे। जब इंसान पहली दफा कोई काम करता है तो यकीनन वो इतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन वही काम आप जब दोबारा करते हो तो कुछ बेहतर होता है, उसमें वक्त भी कम लगता है। तो जैसे जैसे आप आगे जाते हैं आप में इम्प्रूवमेंट आती है, आगे बढ़ते रहते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। अब मेरा जिस तरह का एक्सपीरियंस है, कितने क्लाइंट्स है जो पैसे सुन के बैक ऑफ हो जाते हैं, जिनके इरादे बदल जाते हैं, लेकिन इट्स नॉट लाइक कि मैं गिव अप कर रही हूँ। आएंगे, बहुत आएंगे, अभी तो हाँ मैं सीख रही हूँ, अभी तो लाइफ शुरू हुई है, जर्नी शुरू हुई है, फिर अल्लाह चाहेगा कि तो हाँ एग्जैक्टली हर क्लाइंट जरूर सिखा के जाता है। हमारे नौजवान है ना कंफ्यूज है, करना वो रात को कॉमर्स पढ़ रहा होता है, दिन में उसके अब्बा कहते थे आईटी की क्लासेस लो, और वो बेचारा कंफ्यूज है, काउंसलिंग नहीं है अपने अंदर। कल हमने जो प्रोग्राम था, एक्चुअली एक प्रोग्राम था इधर टीवी स्टेशन के बराबर में, लियाकत लाइब्रेरी, बहुत अच्छा प्रोग्राम, काउंसलिंग थी एक्चुअली, और बहुत अच्छा था, मैंने बहुत कुछ सीखा। हालांकि 5 घंटे का प्रोग्राम था, बैठना बड़ा मुश्किल काम होता है 5 घंटे, मगर इतने अच्छे टॉपिक्स थे उस पर और इतनी अच्छी उसमें लोग जो एक्सपीरियंस लोग बुलाए थे, तो वो लोग इतनी अच्छी उन्होंने अपने जो एक्सपीरियंस बताया कि भाई मैंने जो है ना 0 से शुरू किया, मैंने ऐसे किया, मैं तो राइडर था वो बाइकिया पे, और अब मैं एक कंपनी का मालिक हूँ वगैरह वगैरह। तो हर चीज़ का एक टाइम है। दूसरी चीज़ क्या है हमारे यहाँ कि आप जो है ना बड़ी जल्दी घबरा जाते हैं, बड़ी जल्दी जो है ना फेस नहीं करते चीज़ों को। जिस दिन आपने फेस करना शुरू कर दिया ना, उस दिन आपकी कामयाबी। जी बिल्कुल आपने सही कहा, और जैसे आपने भी अपनी जर्नी बताई और आपने भी स्ट्रगल की, मेहनत की। मैंने गुर्बत को बहुत करीब से देखा, मुझे एक वक्त का खाना नसीब नहीं होता था, लेकिन हमने कभी भी शॉर्टकट नहीं लिया और हमेशा उम्मीद लगाई अल्लाह ताला से कि नई कामयाबी मिलेगी, मेहनत करते रहेंगे। इमरान साजन, आप क्या देखते हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री को कहाँ देखते हैं, फ्यूचर क्या है? देखिए अभी तो जो लोग मतलब गिव अप कर चुके हैं या करने वाले हैं, वो तो कहते हैं कि जी पाकिस्तान में कुछ नहीं हो रहा और कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मुझे तो बहुत कुछ नज़र आ रहा है। जो हमारी नई नस्ल जनरेशन आ रही है वो अब ये सारी चीज़ें सीख कर आ रही है, जो आप सालों लगा के सीखा करते थे ना, किसी के डायरेक्टर के साथ लग गए सीख लिया, अब वो पढ़कर आ रहे हैं। तो मुझे तो बहुत एक ब्राइट फ्यूचर नज़र आ रहा है म्यूज़िक में भी और ड्रामा इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में, कि अब जो हमारा व्यूवर है वो भी एजुकेट है, उसको पता है कि मैं क्या देख रहा हूँ, ये गलती है। तो अब आप क्या फिल्ट्रेशन ज़्यादा हो गई है। फिर हम एआई की तरफ आ जाते हैं। एआई से लोग डर रहे हैं कि जी अब एआई आ गई, लोगों की ये जॉब्स खा जाएगी, ये मसला हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब कैलकुलेटर ईजाद हुआ तो सबने कहा था जी अब मैथ टीचर की जरूरत नहीं रहेगी। आज भी मैथ टीचरें पढ़ रहे हैं। एआई को आप अपना वेपन बनाएं, उस पर डिपेंड नहीं करें, असिस्टेंस बनाए उसको, हाँ, उसको आइडिया लें, उसको अपना निखारें। और अभी आप इंटरनेशनल टूर की बात करें तो हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने, और हम भी जब बाहर जाते हैं तो हम अपने सिर्फ मुल्क को ही रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते, हम अपनी फैमिली को, अपने ख़ानदान को, अपनी तरबियत को, सबको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं।
तो हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे अभी जापान में वहाँ पे हमारे अली भाई हैं, शाकिर भाई हैं, आकिल इराकी, ये लोग वहाँ बहुत काम कर रहे हैं पाकिस्तानी सकाफत के लिए भी। अभी हमने जापान ओसाका में किया था मलाखड़ा, और जापानी एक कुश्ती होती है जिसको सामू कहते हैं ना, उनका हमने मुकाबला कराया था अभी जो में होकर आया। क्या बात है। तो इतना जबरदस्त मुकाबला हुआ वहाँ पे, दो पॉइंट्स इक्वल रहे, उन्होंने उसको फेंका। हमारा मलाखड़ा होता है बड़े ग्राउंड में, उनका जो सामू होता है वो छोटा सा एक ग्राउंड होता है, तो उनको समझाया किया, तो इतना जबरदस्त रहा पूरा। यहाँ से गवर्नमेंट लेवल पे वहाँ गए थे। अभी भी हम जो यूरोप जा रहे हैं, वो इंडिपेंडेंस डे जो हमारा ये मंथ पूरा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, 14 अगस्त का मंथ चल रहा है, तो ये सेलिब्रेशन के लिए हम जा रहे हैं सुल्तान अहमद खान साहब के साथ, ईस्टर्न वेस्टर्न के साथ। तो वहाँ जाके हम तकरीबन कोई 12-13 मुल्कों में पाकिस्तानी प्रोग्राम्स करेंगे, पाकिस्तानी म्यूजिक, पाकिस्तानी मेलोडीज को गाएंगे। और पाकिस्तानी म्यूजिक में देखें क्या है कि इसमें कलर्स बहुत हैं। अगर आप हम सिंध की बात करते हैं तो सिंध का म्यूजिक कितना रिच है, लोकगीत की, हाँ लोकगीत, फोक गीत, पूरा सिंध भरा हुआ है। आप फिर आप थर की तरफ चले जाएं तो वो तो एक गीत थर का, सिंधी भैरवी का। आपका ये तरीका कितना अच्छा है कि आप जो 13 मुल्क में जा रहे हैं, वहाँ पे जो पाकिस्तानी भूल रहे होंगे उस प्रोग्राम में आएंगे, दोबारा उनकी यादें ताज़ा हो जाएंगी, पाकिस्तान का एक विजिट ही करिए हैं कम से कम। फिर मैं वहाँ पे जाके इंस्ट्रूमेंटल प्ले करता हूँ, जिसको हम कहते हैं कि कलर्स ऑफ पाकिस्तान, उसमें मैं सारे म्यूजिक बजाता हूँ। पंजाब की तरफ हम जाएं तो कितना, अगर हम हैप्पी की तरफ जाएं तो भंगड़ा एक फुल कल्चर है, सैड की तरफ जाएं तो हीर रांझा आ जाए, सैड फ्लूट है, ये जाते हैं। पश्तो की तरफ जाएं तो पश्तो कितना एक डांसिंग मेलोडी। फिर जब आप बलूचिस्तान की तरफ जाते हैं सारे म्यूजिक भूल जाते हैं, बलूची रंग जब चढ़ता है तो उसका बना है। सराइकी पट्टी पे जाए, सराइकी म्यूजिक है, तो हमारा म्यूजिक तो बहुत पावरफुल है। अब लोग परेशान रहेंगे जी एआई तो म्यूजिक खुद बना देती है, तो भाई गाड़ी भी तो आपको खुद चला के यहाँ ले आती, चलाते तो आप है ना, एआई को तो आप ड्राइव कर रहे हैं, आप उससे आइडिया लें, म्यूजिक बनवाएं, उसको फिर आइडिया लेके करें। तो हमारे म्यूजिक का बहुत रोशन मुस्तकबिल है, फिल्म इंडस्ट्री का आगे लोग सीख कर आ रहे हैं, पढ़ कर आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और इंशाल्लाह ये, और इवन अगर हम देखें हमारे इंडिया में जो है पाकिस्तानी आर्टिस्ट जाके परफॉर्म करते हैं, हालांकि वहाँ उनके तो कल्चर में, उनके मजहब के अंदर है, उसके बावजूद गाना पाकिस्तानी आर्टिस्ट के ही मशहूर होता है। उनका आर्टिस्ट जो ना 10 गाने उनके, मगर पाकिस्तान का जो गाना तो फिल्म में होती है, जैसे उनका जो उनका आर्टिस्ट 10 गाने गाता है तो एक गाना हिट होता है। हमारा आर्टिस्ट जो भी गाने गाता है वही हिट होता है। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आज के जो गाने अगर हम देखते हैं तो सुबह गाया शाम को भूल गए। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। पुराने गाने की अगर हम बात करें उसकी तो बताता हूँ। 50 साल पुराना गाना भी आज आपको कहें तो आप गुनगुनाना शुरू हो जाएंगे, आपको उसके शायरी याद है आपको, तो क्या वजूहत क्या है, मतलब क्या रिसर्च नहीं करते, मेहनत नहीं करते, क्या है ये? हाँ, मेहनत करते हैं। हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री या किसी भी क्रिएटिव इंडस्ट्री का जो ताल्लुक होता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप जिस चीज़ पे जितनी मेहनत करते हैं, जो आपका फील होता है, जो आपका डिवोशन होती है, वो ट्रांसफर होती है। अब मिसाल के तौर पे एक सिंगर मेरे पास आता है, बहुत अच्छा गाता है और वो आज बहुत उदास है, परेशान है घर में या कोई मसला है, मैं उसको बुला के कोई हैप्पी गाना गवा दूंगा तो वो बड़े सुर लय में गाएगा, लेकिन वो फील ट्रांसफर उदास वाला होगा। आप बाद में भी सुनेंगे तो आपको हैप्पीनेस नहीं होगी। और एक शख्स बहुत खुशी आया, मैं उसको सैड गाना गवा दूं तो नहीं। आप पुराने सिंगर्स को देखें, आप सैड गाना सुनते हैं तो आपको आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो गाते हुए रो रहा होता है। फिर हम जिस चीज को जितना टाइम देंगे, उसकी जो एज है उतनी बढ़ जाएगी। पहले क्या होता था, शायरी पे इतना टाइम लगता था, डिस्कशन होती थी शायर के साथ, यार ये लफ्ज़ अटक रहा है, इसको ऐसे करो, सिर्फ शायरी में ही हफ्तों महीनों लग जाते थे। फिर उसके बाद कंपोजिशन होती थी, यार कौन से सिंगर से गवाना है, इसका स्केल लो रखना है, हाई रखना है, ये ट्यून करो, नहीं ये करो, रिहर्सल होती थी। फिर उसके बाद अरेंजमेंट होके फिर म्यूजिशियंस को बुलाया जाता था, फिर रिहर्सल्स होती थी, रिहर्सल्स के बाद सिंगर को प्रैक्टिस होती थी, फिर रिकॉर्डिंग होती थी, मिक्सिंग मास्टरिंग, फिर जाके गाना आता था। 2-3 महीने के बाद जो गाना आ रहा है वो मेहनत, तो 2-3 दिन में जो गाना आ रहा है तो उसकी एज 2-3 दिन वाली होगी, और जो महीनों की मेहनत के बाद आ रहा है वो फिर सर्वाइव, सालों की बिल्कुल मेहनत होती है। कभी कभार ऐसा होता है, ये कमर्शियल हो गया कि हम सिर्फ टाइम कम है, टाइम कम है, वायरल अभी दौड़ है वायरल का। अभी सबसे ज्यादा जो हमें नुकसान पहुंचा रहा है ना हमारी नस्ल को, वो है मूड स्विंग। मूड स्विंग क्या चीज है? आप रील देख रहे हैं, रील कितने सेकंड में आपको ग्रैब करती है? 2 सेकंड। 2 सेकंड में 2 सेकंड में आपने डिसीजन लेना होता है, जाना है या रुकना है। अच्छा, अभी आपने रुक गए, थोड़ा सा मूड सैड हो गया, ऐसे ऊपर गए, कॉमेडी आ गई, ऐसे ऊपर गए, गुस्सा आ गया, ऐसे, तो आपका जो ये मूड स्विंग हो रहा है, ये आपके अंदर के पैशन को, सब्र को, बर्दाश्त को खत्म कर रहा है। तो आप बहुत जल्दी गुस्से में आ जाएंगे, बहुत जल्दी टेम्पर लूज कर देंगे। ये चीज सबसे ज्यादा नुकसान दे रही है रील में। तो अब बंदा कंटेंट पे ये नहीं सोचता कि मुझे इसको लॉन्ग लाइव बनाना है, वो सोचता है क्या ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड के हिसाब से वो एक वायरल चीज करता है। वो ट्रेंड जब तक रहता है हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, उसके बाद खत्म, नया ट्रेंड आ गया, जगह चेंज हो गई।
अगर आप आज भी मेहनत करके बनाएंगे कि यार ये मैंने बनाना है गाना जो चले तो वो आप आतिफ असलम अभी हमारे इसी जनरेशन के है ना, उसके गाने देख लें, चल रहे हैं, लोग सुन रहे हैं। बहुत सारे बैंड ऐसे हैं जो आए उनका गाना हिट हुआ, लेकिन अभी एक गाना हिट होता है फिर वो इतने लोग इतना चढ़ा देते हैं बेचारा दूसरा गाना ही नहीं गा दूसरे गाने के, हाँ वो छोड़ देता है। वो क्या तो उसी लेवल का लाऊं फिर मैं। हाँ, क्रिएटिविटी की जो रोड है ना, इस पे देयर इज नो फिनिश लाइन, कोई फिनिश लाइन नहीं है, देयर आर नो स्पीड लिमिट्स। जितना तेज दौड़ सकते हैं, एंड नहीं है, सिखाने की कोई जिंदगी नहीं है। जब तक सांस है, जब तक एक गाना हो गया या एक चीज हो गया मैं रुक जाऊं, नहीं, अब आपने सेकंड की तलाश में करना है। तो आप इस तरह करते रहेंगे तो वो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जी बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा। सबरीना, आप माशाल्लाह भी आपकी बहुत कम उम्र है और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे, आप कोशिश करें पाकिस्तान का अपना सबका नाम रोशन करें। तो क्या देखती हैं फ्यूचर में, मजीद क्या करना चाहती हैं आप? फ्यूचर पे यही है मेरा फोकस कि इंशाल्लाह कि मेरा बिज़नेस पूरा वेल स्टैब्लिश्ड हो इंशाल्लाह, और ये है कि आमीन, और ये है कि जो मेरी आगे जो जनरेशन आएगी वो इंस्पायर, ख़ास तौर पे लड़कियां, वो मतलब अपने आप को रोके ना, हाँ रोल मॉडल मैं उनके लिए बनूं, मैं वो अपने आप को रोके ना, वो जो करना चाह रही। और ख़ास तौर पे जो आर्ट्स की जो फील्ड होती है ना, ये हमारी सोसाइटी समझती नहीं है। ये बहुत अच्छी और बहुत क्रिएटिव फील्ड है। बिल्कुल, अगर लोग ये समझ जाए ना, ये फील्ड बहुत आगे, मतलब पाकिस्तान का बहुत नाम आगे जा सकता है। बस यहाँ पे कुछ चीज़ों की वजह से ना बच्चियाँ और इवन लड़के तक रुक जाते हैं कि वो फैशन डिज़ाइनिंग पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहा है लड़का। तो बहुत सी चीज़ें, अगर ये चीज़ हमारे मुल्क में ख़त्म हो जाए ना, तो हमारा मुल्क आज बहुत आगे बढ़ जाएगा। जी इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा, और हमारी जो पॉपुलेशन है वो 60% यूथ पर मुश्तमिल है। आप जैसी अगर खातून मेहनत करें, कोशिश करें, और आप एक बोल्ड स्टेप लेती हैं कि आप यू डोंट नीड टू टेक केयर अबाउट अदर्स के जी वो क्या कहेंगे क्या करेंगे, बट आप कुछ करना चाहती हैं, तो मैं ये कहूँगा कि आप बस डिसीजन लें, आगे बढ़ें, और आप फिर ना सोचें कि कौन क्या कहेगा। आपने अपने लिए कुछ करना है, अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, जैसे कि सबरीना मिर्ज़ा कर रही हैं, तो यकीनन आपको भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगी। चलते जुनैद साहब की तरफ। जुनैद साहब, हमारी जो यूथ है, जी मैं थोड़ा सा इनकी बात को आगे बढ़ाऊंगा जी। AI के मामले में थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल। देखिए AI को जब ये शुरू आया ना, तो लोगों ने बोला शैतानी फितना या दज्जाली फितना, हर चीज पे यही बोलते हैं। अब उस फितने को, दज्जाली फितने को काउंटर कौन करेगा जब हमें AI आता होगा? तो हमें, तो मैं तो कह रहा हूँ हर एक को आना चाहिए। हमें रोकना का मतलब ये है कि काउंटर करना है, दूर हो जाए। सर देखे ना, प्रिंटिंग प्रेस जब आया था, उसको शैतानी फितना कहा था, कितने अरसे किताबें नहीं छपी, कुरान शरीफ नहीं छपा। हाँ नहीं छपा कि जी ये फितना। जब माइक आया था तो जमातें बड़े बड़े इज्तिमाओं में बगैर माइक के जमातें खराब हो जाती है कि जी माइक से की आवाज जा रही है वो। तो ये जितनी भी चीजें आती हैं इसको फितना के बाद में, जब टीवी आया था तो सब इसको हराम कहते थे, तस्वीर को हराम कहते थे। आज वही सारे अपने चैनल्स खोल के बैठे हुए, प्रोमो भी शूट करा रहे हैं और रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, शूटिंग भी कर रहे हैं, ड्रामे भी बना रहे हैं, मेकअप भी करते हैं। हाँ पूरा मेकअप डिपार्टमेंट है उनका मेकअप का। तो वो तो हराम कहते थे तस्वीर को, फिर वीडियो को। अब उन्होंने लॉजिक निकाली कि जी ये वीडियो क्योंकि मूवमेंट में है ये जायज है, तस्वीर हराम है। तो अगर आप टेक्निकली पढ़ें तो वीडियो कुछ दुनिया में है ही नहीं। ये जो हम वीडियो देख रहे हैं ये भी 25 फ्रेम हैं जो एक सेकंड में गुजरते हैं तो वीडियो बन जाती है। आपने वो बुक देखी होगी, एक आप पिक्चर बना के जब उसको ऐसे रन करते हैं तो लगता है कि वो कार्टून आगे तो वो मूवमेंट की कोई चीज दुनिया में रिकॉर्ड नहीं हो सकती, पिक्चर रिकॉर्ड होती है। मैं एक चीज कहना चाह रहा था, अभी जी बिल्कुल, हम जो अभी काम हमने शुरू किया है वो AI कुरानिक के उस हिसाब पे उसको यूज करें। हाँ, अब जैसे मैंने जब नया AI शुरू किया तो मैं डेली एक हम लिखवाता था उससे, वाह, एक नात लिखवाता था। क्या बात AI से, क्या बात। तो आपका यूज पे जाता है ना। अब आप सिर्फ चाहें कि मैं एक कंटेंट बना के उस पर मूवी बना के वायरल कर दूं, और आपका दिल चाहे कि मैं इस पे कोई एजुकेशनल कोई मैसेज दूं AI से, कोई स्टोरी ऐसी दूं जो बच्चों को इम्प्रेस करे, तो आप पे डिपेंड करता है ना कि AI दे दिया, ठीक है, वो रुकेगा नहीं, आप कितनी कोशिश कर लें। अब आप वो उसको टूल बनाना है उसको काउंटर करने के लिए। जैसे अभी हमने जो पता चला कि बुक्स को शेडर कर रहे हैं और उसको आपकी उस पर डाउनलोड कर रहे हैं ना सिस्टम पे, तो क्या बुक को ख़त्म कर रहे हैं वो। मगर अल्लाह ताला ने अपनी बुक को कहाँ रख दिया? सीने में, आओ मुकाबला करो। तो अल्लाह मियाँ को पता है कि AI लाके हदीसें भी चेंज कर सकते कुछ दिनों बाद, 100 साल बाद जो बच्चा है उसको तो नहीं पता ना क्या है, क्योंकि बुक है ही नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़, अल्लाह कह रहा है मैंने इल्म कैसे दिया? कलम से। कलम नज़र आता है अब आपको? आप बैठते हैं टाइप इस पे, तो इल्म कैसा आएगा? इसके बाद आप आ जाएं, अल्लाह कह रहा है
कि मैं इल्म को कहाँ ढूंढूं? सफ़र में, हम किताबों में ढूंढ रहे हैं। इल्म को मैंने सफ़र में रखा है, साफ बात है। जैसे ये सफ़र कर रहे हैं ना, तो इनका इल्म देखें और देखें कितना सीखने को मिलता है जब आप बाहर जाते हैं। और आप क्या है, आप किताबों में ढूंढ रहे हैं, नहीं मिलेगा। भाई फिंगरप्रिंट पे भी तो आ गए आपको जो कलम के जरिए अल्लाह ने लिखा, मैंने कलम के जरिए इल्म दिया है, आप जो है वो लैपटॉप पे कितने ही बैठ जाओ, ये इंफॉर्मेशन है, इल्म नहीं है। एडिसन कौन सा पढ़ा हुआ था? देखें, आप एक अच्छे इंसान बन जाए। जरूरी नहीं कि आप बहुत बिजनेस कामयाब, आप बिजनेसमैन हैं मगर आप 2% के इंसान नहीं है, तो फिर आपका फ़ायदा नहीं है। जब आप अच्छे इंसान होंगे तो इस पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, आपके माशरे को फ़ायदा होगा। ये चीज़ें, अब आप कह के भाई मैं तो करोड़पति हूँ मगर महफिल में बैठने के आप लायक नहीं हैं, और आप दूसरों को ठीक है ना, डाउन समझते हैं, बुरा समझते हैं। इज्जत शोहरत के बाद आजिज़ी ना हो तो इज्जत और शोहरत का कोई अल्लाह क्या कह रहा है, मैंने तुम्हें इल्म की बदौलत पे जो है ना तुम्हें वो नहीं दिया है, तुम्हारी जो माली ज़िंदगी है वगैरह वगैरह, वो इल्म के। अब वो बहुत सारे PhD हैं जो बेचारे रोड पे पड़े हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो अल्लाह क्या कह रहा है, वो तो तुम्हारे नसीब से मैंने दिया है ना, वो तुम्हारी काबिलियत पे नहीं दिया है। तो इस चीज़ पे मत जाओ, जो जिसके नसीब में उसको मिल के रहेगा। किसी से हसद नहीं करो कि यार ये इतना वो क्यों है, मैं इतना क्यों। तो ये आपको अल्लाह ने पहले ही बोल दिया, तुम्हारे इल्म पे मैंने नहीं वो किया, मैंने रहमत है। और देखें हज़रत अली कहते हैं कि खुशनसीब वो नहीं है जिसका नसीब अच्छा है, खुशनसीब वो है जो अपने नसीब पे खुश है, जो अल्लाह ने दिया अल्लाह से राजी जो हो गया। राजी है। अच्छा, लास्ट में क्योंकि टाइम हमारा बिल्कुल, बड़ा महदूद होता है, 2 घंटों का पता ही नहीं चला हमें कि वक्त खत्म हो चुका है। इसी से ये पहले तो आपकी क्वालिटी है। आपने टाइम पता नहीं, बड़ी चलने अच्छी दिया। मस्बत बातें हुई हैं और लास्ट आपने मैसेज बड़ी अच्छी आप बात दें। कही। और मैं चाहूँगा लास्ट में हमारे आज के इस प्रोग्राम के हवाले से हमारे नाजरीन को, हमारे यूथ को कोई मैसेज देना चाहें आप? देखिए, सबसे पहले आपका ये प्लेटफॉर्म इतना अच्छा है कि इस पे हम इस काबिल बने कि एक मैसेज दे रहे हैं। मेरा नौजवानों से जो मैसेज ये है कि थोड़ी सी तवज्जो अपने ऊपर दें, ठीक है, और अपने मुस्तकबिल के बारे में जो है ना 3-4 जगह नहीं, एक फोकस करें अपने आप को। आपके अंदर जो क्वालिटी है, आप अच्छे फोटोग्राफर हैं तो आप अच्छे फोटोग्राफर बने, आप अच्छे जो है ना क्या कहते हैं, मैं पढ़ाने वाले एजुकेशनिस्ट हैं तो आप एजुकेशन पे जाएं। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि जिसका D ग्रेड आ रहा है वो एजुकेशन में चला जाता है, जो टॉप कर रहा है वो एजुकेशन में चला जाता है, जो मीडियोकर है वो जो है ना वो जो सर्विस करता है, जो सबसे बेंच क्या कहते हैं वो बैक बेंच वाला होता है वो बिजनेस में चला जाता है। तो अपने आप को जो सेलेक्ट करें कि आप में जो कर, जैसे मेरे भाई ने बोला कि वॉइस अगर किसी की अच्छी है तो वो उस पर ट्राई करे, ज़रूर उस काम को करे। तो जो आपका पैशन होगा, जो आपकी चीज़ होगी, उसमें आप ज़्यादा तरक्की करें। ये कि माँ ने बोला डॉक्टर बनना तो डॉक्टर बन गए। मैंने बहुत सारे ऐसे डॉक्टर देखे जो सोचे ना बिल्डर हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। उनके अंदर क्वालिटी वो थी, वो बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया। देन सबरीना मिर्ज़ा, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे खास तौर पर हमारी ख्वातीन को, क्योंकि आप एक यंग लेडी हैं और माशाल्लाह अपने बिजनेस चला रही हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सारे यूथ को मैं ये देना चाहूँगी मैसेज कि अपने पैशन को फॉलो करें, और अगर कोई पैशन नहीं है तो उसको डिस्कवर करें, एक्सप्लोर करें, और इतनी जल्दी गिव अप ना करें। और लड़कियां तो ख़ास तौर पे क्या नाम है, अपने हक के लिए और अपने पैशन के लिए खड़ी रहें जो वो करना चाह रही हैं। किसी के उस पर आके कोई रुके ना, बस आगे बढ़े और करें, तो इसी में लोगों की कामयाबी है। बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने, थैंक यू जी। इमरान साजिद, क्या मैसेज मैं बस देना लास्ट में चाहेंगे? 3 बातें जल्दी जल्दी बोल दूँ। सबसे पहले तो हम सोचते हैं कि यार हमें क्या बनना है, हमें क्या बनना है, अपने आप को तलाश करना। तो देखिए, जब हम 2 घंटे बैठे पता नहीं चला ना, क्योंकि हमारा शौक है। सबसे पहले वो चीज़ तलाश करें जिसके करने से आप थकते नहीं हैं। कौन सी ऐसा शोबा है, आप स्पोर्ट्स में, आप गेम में, आप बातें करने में, आप लिखने में थकते नहीं हैं, जिसमें आपको वक्त का पता नहीं चलता, और वो थके हुए भी होते हैं। अगर वो काम करते हैं तो आप फ्रेश हो जाते हैं, इसका मतलब है वो क्वालिटी आपके अंदर भी है। फिर लोग समझते हैं मैं थोड़ा सा सीखूं, यार कुछ भी नहीं हुआ। आप एटलीस्ट उसमें इतने एक्सपर्ट बने कि 1000 लोगों में आप नज़र तो आए कि यार ये इतना एक्सपर्ट है। तीसरी चीज़ है कि मदद करने में कभी पीछे नहीं हटें, और जब किसी की मदद करें तो कोशिश करें, हज़रत अली ने फरमाया जब तुम किसी की मदद करो तो उसकी आंखों में मत देखो, हो सकता है उसके आंखों में पैदा होने वाली शर्मिंदगी तुम्हारे दिल में तकब्बुर का बीज बो दे। तो हमेशा मदद करते वक्त हमें अपने आप को डाउन रख के मदद करें कि हम उसके साथ ही, हम कोई ऊपर से टॉप लेवल नहीं है। तो आप हमेशा कामयाब रहेंगे, और जो सीखने वाला है वो आपकी बात को सीखेगा और आगे बढ़ेगा। बहुत अच्छा मैसेज दिया। लास्ट में मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, ख़ास तौर पे जुनैद अहमद खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। सबरीना मिर्ज़ा, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में आई। इमरान साजिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी
जर्नी के बारे में हमारे नाजरीन को बताया और यकीनन कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आज के शो का अगर मैं सम अप करूं तो हमें यही एक सीखने को मिलता है कि आपने अपने अंदर के इंसान को तराशना है, उसकी खूबियां ढूंढनी है और उस खूबियों को आगे लेके जाना है और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करना है कि जो काम कोई और कर सकता है वो आप कर सकते हैं। तो कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें, आगे बढ़ने की जस्तुजू रखें। मस्बत सोच जो है वो आपको आगे लेके जाएगी, बल्कि सिर्फ आप ही को नहीं बल्कि आपके पाकिस्तान को भी जो है पूरी दुनिया में आगे लेके जाएगी। तो हमेशा हमें अच्छा मैसेज लोगों को देना चाहिए। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मैं हूँ आपका मेज़बान शाह मोहम्मद। रही ज़िंदगी तो कल सुबह फिर दोबारा आपके सामने 10 से 12 बजे हाजिर होंगे। जब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। चलते हैं काशिफ की तरफ कि लास्ट में वो हमें क्या सुना रहे हैं। बिल्कुल जी, 14 अगस्त आने वाली है करीब, जी बिल्कुल। तो हम लोग जो हैं बहुत जोश व खरोश से मनाते हैं 14 अगस्त। तो मैं यही कहूँगा कि आए हम अहद करें हम मिलकर कि एक मजबूत और खुशहाल और रोशन पाकिस्तान की तामीर में अपना किरदार अदा करें इंशाल्लाह। इसी से रिलेटेड एक बड़ा ही खूबसूरत सा गीत है जो हमारे बचपन में हम बहुत सुनते थे, उससे हम इख्तिताम करते हैं। जी इरशाद। जीवे 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 पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। मन पंछी जब पंख हिलाए, क्या क्या सुर बिखराए हो, क्या क्या सुर बिखराए। सुनने वाले सुने तो इसमें एक ही धुन लहराए हो, एक ही धुन लहराए। पाकिस्तान पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। झेल गए दुख झेलने वाले, झेल गए दुख झेलने वाले, अब है काम हमारा हो, अब है काम हमारा। एक रखेंगे एक रहेगा, एक ही नाम हमारा हो, एक ही नाम हमारा हो। पाकिस्तान पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।